कर लें। सभी को राधे राधे। आज के इस जूम सभागार में उपस्थित हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा, सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षाएं, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रांतीय पदाधिकारी और सभी मेरी शाखाओं से जुड़ी हुई बहनें, आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। हमारे आज के बिमला शर्मा हमारे शाखा गोविंद जैसे लिखना पड़ता है। कृपया बहनों, आप सभी से अनुरोध कर रही हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट करें और वीडियो ओपन करें। सभी बहनें अपना म्यूट बंद कर लें तो हम सभी कही हुई बातों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सुशीला भाभी, आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, हाँ, अब आप सभी का स्वागत करने इस जूम सभागार में हम अपनी सखियों के संग आए हैं। चेहरे पर मुस्कान और भाव सुमन के लाए हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर सरोज कुमार दास और उनकी सहयोगी, आपका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज तंबाकू निषेध दिवस है और इसका सेवन मैं जहां तक समझती हूँ पुरुष भाई तो करते ही हैं और हमारी महिलाएं भी इसमें, पहले जहां प्रतिशत 5 या 7 था, अब ये बढ़कर, मैं आंकड़े पढ़ रही थी आज, 15% महिलाएं तंबाकू का सेवन करने लगी हैं। तो आज का जो दिन हम लोगों ने चुना है कि हमारे अंगों की सुरक्षा कैसे हो। हम बात तो करते हैं अंगदान की, पर अंग सुरक्षित रहेंगे तभी तो। हमें अंगदान लेने की आवश्यकता इस तंबाकू सेवन से ना पड़े। हम वो तादाद तो घटाएं कि हमें अंगों की जरूरत ना पड़े। मेन उद्देश्य 2 थे कि अंगों की सुरक्षा कैसे हो और अंग लेने की आवश्यकता ही ना पड़े, इसलिए हमने आज रखा है। और हमारे वक्ता सरोज दास जी हमारे बीच हैं। हमारी बहनों से मैं चाहूंगी कि वो एक परिवार की धुरी होती है, चाहे पुरुष भाई ले या महिलाएं लें या बच्चे लें। बच्चों में भी आज के लिए तादाद, बहुत ज्यादा तादाद में बच्चे बीड़ी सिगरेट या तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, गुटखा पान बीड़ी का। तो आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि आप अपने घर के कोई भी व्यक्ति यदि ले रहा है तो उस बात को, या आप स्वयं भी ले रही हैं, छुपाइए मत, जग जाहिर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इस कार्य में सहायता कर पाए, उनकी ये बुरी आदत छुड़ाने में सहायता कर पाए। तो मुख्य उद्देश्य जन जागरण का आज हमारा यही है। और बहनें हमारी चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती, हर कार्य क्षेत्र में वो एडवांस रहती हैं। ठान ले कोई चीज को तो वो करके ही दिखाती हैं। इसी के ऊपर मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं कि मीरा मर नहीं सकती, मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, झांसी वाली रानी किसी से डर नहीं सकती, झांसी वाली रानी किसी से डर नहीं सकती, कल्पना हो या मैरी कॉम, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। आपके अंदर वो सारे गुण हैं। आप तंबाकू गुटखे का सेवन तो अपने परिवार से छुड़ा ही सकते हैं, आप समाज में भी इसके ऊपर कार्य कर सकते हैं। बस अपनी शक्ति को पहचानिए और इस ओर अग्रसर हो जाइए। बस इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का पुनः अभिवादन करती हूँ। इस जूम सभागार में आप सभी का वंदन, अभिनंदन, स्वागत है। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं हमारी परिचय के लिए, डॉक्टर साहब के परिचय के लिए राजकुमारी जैन जी को बुलाना चाहती हूँ। वो आए और हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर सरोज कुमार दास, जो कि बहुत ही महान विभूति हैं, उनका वो संक्षिप्त परिचय दें। राजकुमारी जी। धन्यवाद सुशीला जी। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें आज डॉक्टर सरोज कुमार दास का परिचय देने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आपने 14 से अधिक नेशनल व इंटरनेशनल रिसर्च वर्क व पेपर प्रेजेंट किए हैं और कई अवार्ड्स आपको प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर सरोज कुमार दास, आप MD रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, क्लिनिकल एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, पोस्ट डॉक्टरल फेलो इन पैलिएटिव मेडिसिन, XSR एम्स भुवनेश्वर, XSR अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद, एक्स फेलो फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम, विजिटिंग कंसल्टेंट SCG कैंसर हॉस्पिटल विजय, विजिटिंग कंसल्टेंट कार्सिनोवा कैंसर हॉस्पिटल कटक, विजिटिंग कंसल्टेंट एट हेमलता हॉस्पिटल, विजिटिंग कंसल्टेंट अपोलो हॉस्पिटल भुवनेश्वर,
असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, MKCG, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बरहानपुर। हम सभी अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से आपके उत्तम स्वास्थ्य व सेवा कार्य की मंगल कामना करते हैं व आपको आमंत्रित करते हैं आज के इस जूम सभा में वर्ल्ड नो टोबैको डे के अवसर पर। आप हमारे सभी अवयवों को तंबाकू से कैसे बचाएं, इस विषय पर मार्गदर्शन दीजिए। आपका यह अमूल्य मार्गदर्शन संपूर्ण देश के लिए मार्गदर्शक रहेगा। तो हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय डॉक्टर सरोज कुमार दास को। डॉक्टर सरोज कुमार दास। नमस्ते मैडम, सभी को नमस्कार। सभी अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की सभी बहनों और माताओं को नमस्कार। सुनाई दे रहा है जी? हेलो? हाँ जी डॉक्टर साहब, सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सारी महिलाओं को जिन्होंने इतना, मुझे अच्छे से हिंदी नहीं आती, मैं क्या करूँ, सभी महिलाओं को जिन्होंने इतना बड़ा कार्यभार संभाला और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। सुशीला पद्मनाभ जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद निजाम करने के लिए, और सारी बहनों और माताओं को मेरा नमस्कार। तो आज हम पहले तंबाकू वर्जन दिवस के बारे में बात करेंगे। तंबाकू जो होता है, नो टोबैको डे, इसको वर्ल्ड नो टोबैको डे के हिसाब से हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अप्रूव किया है। तो इस साल का हमारा थीम है प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एज पर WHO। इसका क्या डेफिनेशन है? द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ द टोबैको इंडस्ट्री ऑन द एनवायरनमेंट is vast and growing and adding unnecessary pressure to our planets। जो तंबाकू की जितनी भी फैक्ट्रियां हैं लगी हुई हैं, वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमारे गवर्नमेंट को देती है। तो उसके चलते इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स लगाए हुए हैं, बहुत सारे लोगों को बायस करते हैं कि तंबाकू करें, तंबाकू लें। तो लेकिन तंबाकू नहीं लेना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे प्लैनेट में बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ता है। इसीलिए इस साल का थीम है प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। सबसे पहले तंबाकू का सबसे पहला जो ये है, एक तो है हमारा फ्यूचर बर्बाद करता है, और दूसरा ये कि हमारे अंगों को बर्बाद करता है। जैसे किसी लगी ने बोला कि अंगों के बारे में भी थोड़ा सा अंगों का सबसे मुख्य, हम अंगों की बात करते हैं, अंगदान की बात करते हैं। तो अंग ठीक ही नहीं रहेंगे तो दान किसको करेंगे, और वो दूसरे के काम में कैसे आएगा? कहीं से भी नहीं आ पाएगा। तो ये कि सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि जो भी है, हम जो तंबाकू ले रहे हैं उससे अंग हमारे कैसे खराब होते हैं। तो उसके लिए तंबाकू ना ले, उसका प्रोसेस क्या है वो मैं आज आपको बताऊं। तो ये सबसे पहले तंबाकू क्या है, व्हाट इज टोबैको? टोबैको को हम ड्राइड लीव्स के हिसाब से, सूखे पत्तों के हिसाब से यूज करते हैं। जैसे कि अलग अलग फॉर्म्स होता है, अलग अलग फॉर्मेट्स में हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि सिगरेट हुआ, बीड़ी हुआ, खैनी हुआ, गुटखा हुआ, पान मसाला हुआ, ये सब के अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के तंबाकू के टाइप्स हैं जी। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, तंबाकू क्या है? टोबैको के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि बीड़ी हुआ, गुटखा हुआ, खैनी हुआ, सिगरेट्स हुए, पान मसाला हुआ। तो ये सब फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे अभी इंट्रोडक्शन के टाइम पे मैडम ने जैसे कहा कि महिलाओं में भी यूज किया जाता है, महिलाओं में भी यूज किया जाता है। तो 43% स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 43% रूरल और अर्बन, अगर हम करेंगे गांव और शहर दोनों का अगर डिवाइड किया जाएगा, रूरल और अर्बन अगर किया जाएगा, तो रूरल एरिया में 43% ऑफ द रूरल बेल्ट में 43% ऑफ द मेल्स जो कि 10 साल या 10 साल से अबव वो टंबाकू कंज्यूम करते हैं। सर अभी भी बहनें लिख रही हैं कि आवाज कम आ रही है, क्या और बढ़ सकती है? सुशीला जी क्लियर है आवाज? तो आवाज क्लियर तो है, पर
साउंड थोड़ा सा लिख रही हैं, कोई कोई बहनें की कम आ रही है। अच्छा, जरा वो स्पीकर, एक सेकंड मैडम, एक सेकंड, ये वाला डाल दो, इस तरह का। दो टीवी है तो चिंता ही नहीं। हेलो, लगा लो अभी सुनाई दे मैडम? हेलो, हाँ सर। हेलो, हाँ दीदी, जी सर। हाँ सर, अभी आवाज आ रही है, क्लियरली आ रही है अभी? आवाज तो भी बीच में भी क्लियर हो गई थी। हाँ, तो मैं थोड़ा और जोर से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे 43%, अगर हम गांव और शहर को डिवाइड करें, रूरल और अर्बन इंडिया, तो रूरल बेल्ट में 43% जो है, 43% ऑफ इंडियन मेल्स अबोव 10 साल या फिर 10 साल से ऊपर के वो टबाको कंज्यूम करते हैं। अर्बन एरिया में 28% मेल्स वो टबाको कंज्यूम करते हैं। अगर 10 साल से ऊपर का हम देखें तो 10 से शुरुआत अगर करके, क्योंकि गांव और शहर में भी बच्चे, इसका मतलब ये है कि बच्चे भी यूज कर रहे हैं, जैसे कि पहले मैडम ने बताया। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो अर्बन एरियाज में 5% फीमेल्स यूज कर रही हैं 10 साल और 10 साल से ज्यादा, और 11% महिलाएं यूज कर रही हैं टबाको। 11% महिलाएं यूज कर रही हैं 10 साल या फिर 10 साल से ज्यादा में। तो टोटल क्या हुआ, 43%, 43% हो गया गांव के एरिया में पुरुषों में, 28% हो गया शहरों में पुरुषों में, 11% हो गया शहरों में महिलाओं में, गांव में महिलाओं में, और 5% हो गया शहरों में महिलाओं में। ठीक है, तो एज पर हमारा एक गाइडलाइन है, ICMR बोलते हैं, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, उसके हिसाब से करीब करीब 200 मिलियन एक्टिव टबाको यूजर्स हैं अभी इंडिया में। 200 मिलियन का मतलब होता है 20 करोड़ अभी भी। तो सोचिए देश का भविष्य किस तरफ जा रहा है, लाइक फ्यूचर इज कम्प्लीटली ड्राउन इन द टोबैको। तो बहुत ज्यादा लोग एडिक्टेड हैं इस चीज से। सो टोबैको का क्या है, टोबैको किल्स अराउंड 8 लाख पीपल, 8 लाख से ज्यादा लोगों को हर साल टोबैको से अपनी जान गंवानी पड़ती है। और 12 मिलियन लोगों को, 12 मिलियन लोगों को सीवियरली अफेक्टेड होना पड़ता है, अपने ऑर्गन डैमेज होते हैं या फिर कोई ना कोई क्रोनिक डिजीज से अफेक्टेड होना पड़ता है। तो ये हो गया स्टैटिस्टिक्स। तंबाकू में बहुत सारे केमिकल्स हैं, करीब करीब 4000 से भी ज्यादा रासायनिक पदार्थ हैं, जो कि अब हमारे अंगों के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। सबसे पहला, जैसे कि हम स्मोक कर रहे हैं, सबसे पहले हम स्मोक कहाँ से लेते हैं, मुंह में डालते हैं, तो सबसे पहले हो गए हमारे ओंठ, उसके बाद अंदर गला, जीभ, साइड के चिक्स हो गए, फिर और अंदर जाएंगे फेरिंग्स हो गया, अपना हवा की जो नली होती है वो, फिर ट्रैकिया हो गया, उसके पीछे रहता है खाने की नली, तो वो हो गया इसोफेगस। फिर अगर नीचे जाएंगे तो ब्रोंकस हो गया, जहां से ट्रैकिया जहां से डिवाइड होता है वो लंग्स को जाता है, अलग अलग हमारे अंगों को जाता है। लंग्स को जो जाता है, दोनों लंग्स को जाता है, एक ट्रैकिया डिवाइड होके जाता है, वो ब्रोंकस कहते हैं। तो ब्रोंकस में अगर डिपॉजिट हुआ स्मोकिंग पार्टिकल्स तो उस पे बीमारी होने के चांसेस हैं। फिर लंग्स में डिपॉजिट हो गया, लंग्स हमारा स्पॉन्ज की तरह होता है, जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, क्योंकि हवा हमारा जैसे कि सांस लेने में, रेस्पिरेशन में हमको यूजफुल होता है। तो अगर हम स्मोकिंग पार्टिकल्स लेते रहेंगे तो उसके ऊपर, लंग्स के ऊपर क्या जम जाएगा, टार पार्टिकल्स जम जाएगा, टार, दैट इज कॉल्ड एज ए टार। अगर तार जम जाएगा, तार कहाँ पे अच्छा लगता है, तार एक्चुअली रोड पे अच्छा लगता है, जिसको हम रोड में पिच्चू बोलते हैं, जिसपे रोड पे डालते हैं। लेकिन ये जो तार है, अगर ये लंग्स के ऊपर जमा तो हमको सांस लेने में तकलीफ होती है, जिससे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, एम्फाइसीमा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, या फिर अंत में कैंसर हो गया, ये सब होने के चांसेस है। फिर उसके नीचे और क्या हुआ, और भी ऑर्गन है, जैसे कि खाने की नली होगी, उसके नीचे हमारा स्टमक हो गया। तो ये सारे जितने भी हैं, ये सब ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं। तो क्या क्या केमिकल्स हैं, केमिकल्स में हमारे हैं जैसे कि एसिटिक एसिड, एसीटोन, फिर मीथेन है, हाइड्रोजन सियानाइड है, या फिर हमारा कैडमियम है, कैफीन है, एंड बेरिलियम है, आर्सेनिक है, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स भी होते हैं, बहुत सारे चूहे मारने की दवाइयाँ होती है, बहुत सारे कीटाणु मारने की दवाइयाँ होती है, जो कि सारे के सारे सिगरेट्स में लगी होती हैं।
और इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए कंपनियां क्या करती हैं, उसको अलग अलग फॉर्मेट्स में बेचती हैं। सारे सिगरेट्स को अलग अलग फॉर्मेट्स में बेचा जाता है। जैसे कैसे, जैसे कि अलग अलग सिगरेट्स पे अलग अलग तरह के एडवर्टाइजमेंट्स लगे होते हैं। जैसे कि कोई मिंट फ्लेवर का हो गया, कोई कोई किसी चीज का हो गया, कोई किसी में फिल्टर लग गया, या फिर किसी को ई सिगरेट बोलते हैं। तो इस सब चीजों को कंपनीज ज्यादा मार्केटिंग करती हैं, जिससे कि अ, जैसे कि हमारी युवा वो पथ भ्रमित होती है, ज्यादा मतलब गुमराह होती है। इसी के कारण हम लोग, कोई पार्टी होता है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं, पार्टी वार्टी चलता है, तो वहां पे स्मोकिंग को वो अपना कल्चर समझते हैं, जो कि है नहीं। जिससे कि हमारा देश पीछे जाता है, हमारी जो इकोनॉमी वो पीछे जाती है, हमारा सारा खर्चा, हमारी सारी सेविंग्स बीमारी को लाइक बचाने में वो चला जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो किस किस अंगों को, कौन कौन से अंगों का कैंसर होने के ज्यादा चांसेस हैं, जैसे कि मैंने पूरा एक से एक बता दिया। एक है इसोफेगस, एक है टंग, जैसे कि जीभ हो गया, ओरल कैविटी हो गया, या फिर फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, ओरोफेरिंग्स हो गया, हाइपोफेरिंग्स हो गया। देन और नीचे जाएंगे तो फिर अपना लंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, अपना ब्रोंकस हो गया, फिर स्टमक कैंसर हो गया। नीचे जाएंगे तो यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ब्लैडर के कैंसर। तो ये सारी चीजें हैं जो कि कैंसर करती है अपने को। तो मेनली कौन कौन से ऑर्गन में अफेक्टेड, अगर एक एक करके हम देखें, सपोज ब्रेन शुरुआत से चालू करेंगे। ब्रेन है तो ब्रेन में क्या होता है, इनिशियल शुरुआत में जब हम स्मोक करते हैं, स्मोक में क्या होता है, निकोटिन होता है। निकोटिन जो होता है ब्रेन को सेंसिटाइज करता है। पहले आपको बहुत अच्छा फील होगा जब हम ये करते हैं, तो हमारे न्यूरॉन्स को इट स्टिमुलेट्स द न्यूरॉन्स। तो जब न्यूरॉन स्टिमुलेट होते हैं तो पहले हमको बहुत स्वर्ग जाने की तरफ फील होता है, मतलब उसके बाद उसके क्या होता है, सडनली इट कम्स टू डिप्रेसिव लेवल। फिर सडनली हमको धीरे धीरे उसकी आदत लगती है और हमको थकान महसूस होती है, अगर नहीं लेते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो वो एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके चलते हमारा हेडेक होता है, गिडीनेस होता है, वीकनेस आती है, उल्टियाँ आने की तरह होती हैं। सो ये सब विड्रॉल के सिम्टम्स है, जो कि ये आदत लगने के लक्षण होते हैं। माउथ, मुंह में क्या होता है, सबसे पहला तंबाकू क्या करता है, दांत दांतों में जो स्टेनिंग हो जाता है, दांतों में जैसे होता है कि दाग लग जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं। सबसे पहले हमारे जो टेस्ट बड्स होते हैं, कोई भी खाना हम खाएंगे, कोई एक क्रोनिक स्मोकर है तो लगातार वो स्मोक कर रहा है, तो जो स्मोक के पार्टिकल्स है वो हमारे जीभ में, या फिर जीभ जो हमारा म्यूकोसा है, नॉर्मल म्यूकोसा, जीभ में लग जाता है, या फिर हमारे चिक्स में लग जाता है, या फिर हमारे तालू में लग जाता है, जिसको हार्ड पैलेट बोलते हैं। तो वो उस जगह पे लग जाता है, तो वहां से क्या होता है, धीरे धीरे लेयर्स जब जम जाते हैं, तो कोई भी फूड हम जब खाते हैं तो टेस्ट बड्स को सबसे पहले वो ये कर देता है, इट हैम्पर्स द टेस्ट बड्स। तो उसके बाद और गले में दर्द होता है, गला, थ्रोट के सब जगह में पेन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा लंग्स। लंग्स में क्या होता है, जैसे मैंने बताया, लंग्स में अगर पार्टिकल्स जम गए तो ट्रबल ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ हो गया, अस्थमा हो गया, खांसी शुरू होती है, कफ हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, एम्फाइसीमा हो गया, या फिर लंग कैंसर हो गया। स्किन, सबसे बड़ा ऑर्गन बॉडी का स्किन ही होता है। तो स्किन में अगर हुआ तो ड्राई स्किन, या फिर हमारा स्किन के जो स्किन में रिंकल्स आ जाते हैं, येलोइशनेस आ जाते हैं स्किन में, या फिर टोटली स्किन में एक ऑर्डर, एक पंजेंट ऑर्डर आता है, पंजेंट स्मेल आता है। मसल्स में अगर, हमारे मसल्स में अगर डिपॉजिट हुआ तो मसल्स में, सारे मसल्स में ब्लड सप्लाई चलती रहती है, तो मसल्स में अगर हुआ तो उसमें लेस ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जिससे कि मसल पेन होता है, क्रैम्पिंग होता है, फिर हम मतलब हमारे मसल्स में ज्यादा पेन चालू हो जाता है। हार्ट, हार्ट में कैसे इफेक्ट करता है, ये जितना भी हम ले रहे हैं, तो हार्ट में हार्ट रेट बढ़ जाएगा हमारा, या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, या फिर ब्लड वेसल्स में सारे के सारे स्मोक पार्टिकल्स डिपोजिट होते हैं, जिसके चलते हार्ट अटैक आने के, थ्रोम्बोस जम जाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और क्या क्या, ये तो हो गए अंगों की बात। उसके चलते और क्या क्या हैजर्ड्स हैं और क्या क्या साइड इफेक्ट्स है टब्बाको के। एक होता है शॉर्ट फॉर्म साइड इफेक्ट्स, एक होता है लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स।
ये सारी चीजें हमारे बच्चे भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग आजकल जिस कल्चर में बड़े हो रहे हैं, थोड़ा सा कॉस्मो कल्चर में जब बड़े हो रहे थे, बड़े स्कूल में जब बच्चे जाते थे, तो उनके लिए कोई बहुत नई बात नहीं होती है कि स्मोकिंग कोई कर रहा है। हमारे टाइम में स्मोकिंग मतलब बहुत बड़ा चीज होता था कि बच्चों के सामने स्मोकिंग नहीं किया जाता है, बच्चे हैं। लेकिन आजकल बच्चे भी स्मोकिंग करते हैं। ये इसका भी स्टैटिस्टिक्स है, जैसे कि दिल्ली में एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि 4000 बच्चों को लेके टेस्टिंग किया गया। उसमें से 30 स्कूल के बच्चों को लिया गया, तो उसमें से देखा गया कि 10 साल से ऊपर के बच्चे स्मोकिंग करना लाइक ये करते हैं। तो एक एक पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स में आया है कि 10 साल से ज्यादा के बच्चे और 10 साल और 10 साल से ज्यादा के बच्चे जिनको की प्यूबर्टी एज भी अटेंड नहीं हुआ, जो बड़े भी नहीं हुए पूरी तरह से, वो लेना चालू करते हैं। सो शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स में क्या है? नोजिया, वोमिटिंग। नोजिया मतलब उल्टी और मतली आना, जैसे कि मतली के टाइप का आना और उल्टी लगना, उसको बोलते हैं। और हमारा जैसे डायरिया हुआ, लूज मोशंस हो गए, देन स्टोमक क्रैम्प, पेट में दर्द चालू होना, चेस्ट पेन हुआ, फिर हाई ब्लड प्रेशर या फिर लो ब्लड प्रेशर, अचानक से स्किन में, चमड़े में गर्मी आना या फिर स्किन में क्रैम्प्स पड़ना, ये सारे के सारे ये लक्षण है, शॉर्ट टर्म लक्षण। लॉन्ग टर्म में क्या है? जैसे हम कंटिन्यूअसली स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ये उस समय दिखाई नहीं देगा, उसको क्रोनिक बोलते हैं। जैसे कि रह रह के जो रह के आता है वो स्लो पॉइजन है। तो उसमें क्या होता है, हमारे थायराइड फंक्शंस खराब हो जाते हैं। थायराइड, एबनॉर्मल थायराइड फंक्शन। थायराइड क्या होता है? थायराइड इज ए मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा, उसको बोला जाता है। थायराइड जो ग्लैंड होता है वो हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है, जिससे कि हमारा क्या बोलते हैं, हर चीज बैलेंस होता है। थायराइड ही मेन चीज है, मेन वो ग्लैंड है जो कि सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल पे रखता है। जैसे कि हमारा बच्चे का बड़ा होना, उसके शरीर पे बाल आना, जैसे कि एडोलेसेंट्स के जितने भी लक्षण होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का होना, या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलप होना, एक रिप्रोडक्शन साइकिल प्रॉपर्ली चलना, या फिर एक हेल्थ साइकिल का प्रॉपर्ली चलना, सब थायराइड से रिलेटेड होता है। तो एब्नॉर्मल थायराइड फंक्शन हुआ तो फिर उसको लेके सारे के सारे इम्बैलेंसेस चालू हो जाते हैं। किडनी एब्नॉर्मलिटीज, किडनी का भी प्रॉब्लम होता है। ये सारे के सारे मैं जो बोल रहा हूँ सब अंगों के रिलेटेड ही है। और ये लीवर का भी टॉक्सिसिटी होता है। लीवर में भी लीवर के सारे फंक्शंस खराब हो जाते हैं। और डायबिटीज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं हम उसको। और इससे जो न्यू बॉर्न बेबीज, जैसे महिलाएं जो कि स्मोक करती हैं, जैसे कि बड़े बड़े शहरों में, मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, आजकल तो भुवनेश्वर, बरहमपुर, हर जगह भी करती हैं, ऐसे कुछ नहीं है। तो अगर करती हैं तो उनके लिए एक एडवाइस है, जो कि गर्भवती होती हैं, गर्भ के टाइम पे अगर जो स्मोकिंग कर रही, तो उनमें क्या होता है, या फिर फर्स्ट हैंड स्मोकिंग हो, या फिर सेकेंड हैंड स्मोकिंग हो, या फिर थर्ड हैंड स्मोकिंग हो, तो उसमें क्या होता है, बच्चे का प्रीमेच्योर बेबी जन पैदा होते हैं। जैसे कि हम कंप्लीटली 10 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद जो बच्चा पैदा होना चाहिए, वो बहुत प्रीमेच्योरली पैदा हो जाता है। या फिर लो बर्थ वेट बेबी पैदा होता है, जैसे कि 2-2.5 किलो का मिनिमम होना चाहिए, 2 किलो से ऊपर होना ही होना है। लो बर्थ वेट बेबी, एक 1 किलो का 1500 ग्राम का बच्चा पैदा होता है। उसे सांसों में तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ब्रेन डेवलप नहीं होता है, किसी का कुछ ये होते रहता है। तो ये सारी चीजें हैं, बेबीज बॉर्न विथ लो बर्थ वेट। और एक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो कि पुरुषों में महिलाओं में दोनों में देखना चाहिए, यंग एज में अगर ज्यादा हम लोग स्मोकिंग करेंगे, तो जो हमारे सेक्सुअल पोटेंसीज हैं, सेक्सुअल पावर्स हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, एक पुरुष और एक स्त्री के लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो इनफर्टिलिटी चालू होता है, जिससे बच्चा कितने भी आप ट्राई करो, बच्चा प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता है, बच्चा पैदा नहीं हो पाता है। इम्पोर्टेंसी, जो कि सेक्सुअल कैपेसिटी, वो भी बहुत कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इंडिया में हमारा टबाको कंज्यूमिंग पैटर्न क्या है? तंबाकू का कंज्यूम करते हैं, इस चीज का पैटर्न क्या है? इस चीज का पैटर्न ये है कि 20% हम जो तंबाकू को वो सिगरेट की तरह यूज करते हैं स्मोकिंग में, और 40% को बीडीज, क्योंकि रूरल एरिया ज्यादा है इंडिया में, सो 40% बीडी के रूप में यूज करते हैं।
जो किसान भाई होते हैं या फिर गांव में जो भी होते हैं, तो वो लोग ज्यादा बीड़ी यूज करते हैं। एक तो सस्ता होता है, इकोनॉमिकल होता है। दूसरा, जब खेत में जाते हैं तो वो एक बहाना देते हैं कि ज्यादा काम है, ज्यादा स्ट्रेस है, तो हम बीड़ी लेते हैं। तो वो एक हो गया। तीसरा है चबाने वाला, और 40% होता है चबाने वाला। चबाने वाला में च्यूइंग टबाको एंड टबाको प्रोडक्ट्स। टबाको प्रोडक्ट्स में क्या आएगा? गुटखा आ गया, पान मसाला आ गया। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो ये पैटर्न है, जैसे 20 40 40। क्या हो रहा है आपके घर में? क्या चीज हो रहा है? तो हेलो, हाँ, तो इंडिया हाँ? में अभी दीदी सबको म्यूट कर दीजिए। डॉक्टर साहब अपन म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो अभी तक समझ में आया सबको? तो आगे बढ़ते हैं। सो हमारे क्या क्या, अगर ये तंबाकू में इतना प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले हमारा क्या काम है? सबसे पहले हमारा काम है कि कंपनियों को बंद करना चाहिए, सरकार पे दबाव डालना चाहिए। सो ये सारी चीजें, तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या क्या कंपनीज हैं? जैसे कि मैं आज एक गुटखा का पैकेट देख रहा था, उसके पीछे सारे के सारे पीछे पीछे कंपनियों के नाम लिखे रहते हैं। तो मैं सोचा आज दो चार के नाम ले ही लूं। तो दो चार के नाम लेने से ये नेम एंड शेम होता है, करना ही चाहिए, क्योंकि ये कोई हमारे समाज को सुधार नहीं रहे, ये समाज को बिगाड़ रहे हैं। और नो डाउट इनसे रेवेन्यू ज्यादा आता है कंट्री में, पर स्टिल देन हमारी युवा भ्रमित होती है। तो जैसे कि कुछ कंपनीज है, कन्हैया ग्रुप एक है, सपना एंटरप्राइजेस है, और एमआर टबाको है, सुदर्शन टबाको है, आईटीसी, इवन आईटीसी जैसी कंपनी वो भी सिगरेट का प्रोडक्शन करती है। आईटीसी एक इंटरनेशनल कंपनी है जो कि सिगरेट का प्रोडक्शन करती है। और इंडिया का रैंकिंग क्या है टबाको प्रोडक्शन में, टबाको कंजप्शन में, और टबाको एक्सपोर्ट में? टबाको प्रोडक्शन मतलब उत्पाद, उत्पाद में इंडिया का है 3rd रैंक। जैसे कि हमको कोई गोल्ड मेडल मिल गया, तो वैसे ही ये लोग टबाको का प्रोडक्शन में 3rd है। तो ये बहुत शर्म की बात है। और कंजप्शन में भी 3rd है, टबाको खाने में भी ये लोग वर्ल्ड में 3rd है, और एक्सपोर्ट करने में 6th नंबर पे आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि टबाको के अंतर्गत आती हैं। और बहुत सारी, जैसे मैंने बता दिया कि कौन कौन से ऑर्गन्स को ये हो रहा है। तो मेनली हमको क्या स्लोगन्स यूज करने चाहिए? जैसे कि तंबाकू के विरुद्ध हमको क्या क्या स्लोगन्स यूज करने चाहिए टबाको डे में? जैसे कि एक हुआ कि हमको रोज कैलोरीज बर्न करना चाहिए, जैसे कि 200 300 500 कैलोरीज वॉक करें या फिर एक्सरसाइज करें या फिर जॉगिंग करें, इसमें कैलोरीज बर्न होगा। कैलोरीज बर्न से हमारे बॉडी के जो ऑक्सीजन सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, ऑक्सीजन सर्कुलेशन प्रॉपर होगा तो अच्छे फ्रेश एयर मिलेगा, हमारी सांसें ठीक चलेगी, हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक रहेगा। So the quote goes like this: we need to burn calories, not tobacco. Okay. So number 2 is replace your cigarettes with a glass of juice daily. जैसे कि सुबह, ये मैं रूटीन लाइफ से कुछ कुछ चीजें उठा के आपको एग्जांपल के तौर पे ही बता रहा हूँ, जो भी अभी बताया। जैसे कि सुबह आज का यूथ जो है, कोई भी आईआईटी वाला बच्चा हो या फिर कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, अगर हम किसी के हॉस्टल जाएं तो जब वो सुबह उठते हैं तो डेफिनेटली पास के नुक्कड़ की दुकान पे जाके एक चाय और एक सिगरेट ही लेते हैं। वो कभी सुबह जाके कभी एक जूस का, मतलब ये ज्यादातर यही है, मैंने अपने कॉलेज डेज में भी यही देखा है, तो बता रहा हूँ। तो वी शुड रिप्लेस, डेफिनेटली रिप्लेस आर सिगरेट्स विद ए ग्लास ऑफ जूस डेली, ऑल्दो इट इज वेरी डिफिकल्ट, मुश्किल काम है, बट इसके लिए थोड़ा विल पावर चाहिए। अगर एक आदत को चेंज करने के लिए हमको विल पावर की जरूरत होती है, जो कि हमारे मन के अंदर ही होती है विल पावर। और तीसरा है स्मोकिंग टेक्स लाइफ, स्मोकिंग से हमको जिंदगी नहीं मिलती है, स्मोकिंग से जिंदगी जाती है। सो कैंसर इज नो जोक, सो पुट डाउन दैट स्मोक। कैंसर कोई जोक नहीं है, सो हमको ये चीज भी अपने ध्यान में रखना चाहिए। सिगरेट बर्न होल्स इन योर पॉकेट, जैसे हमारे लंग्स में होल करती है सिगरेट, वैसे हमारे पॉकेट्स में भी होल करती है। तो ये एक चीज है, तो इसको भी मद्देनजर रखना होता है। तो स्मोकिंग थ्रिल्स बट इट ऑल्सो किल्स।
स्मोक करने से हमको नशा जब आता है तो हमको अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे हम मौत की तरफ बढ़ते हैं। सो स्मोकिंग थ्रिल्स बट इट ऑल्सो किल्स। सो जैसे कि हम रोड को पक्का बनाने के लिए टार डालते हैं, तो टार अगर डालेंगे अपने लंग्स पे, जितना रोज जितना स्मोक करेंगे, अगर हम एक दिन में 20 सिगरेट लेते हैं तो 20 साल में इसके कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो पूरा जो लंग होता है उसमें और हवा नहीं जाएगा, उसमें टोटली इट बिकम्स फिल्ड विद टार। सो फिल योर लंग्स विद एयर नॉट विद टार। सो टार इज मेड फॉर द रोड्स। सो दैट इज द थिंग। सो ये सारी चीजें हैं। और मेनली जो है टबाको और टबाको रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो क्या क्या टैक्टिक्स प्ले करते हैं, तो बच्चों को और एडल्ट बच्चों को अपनी तरफ खींचने के लिए, जिससे हमको बच्चों को बहुत ही निहायती रूप से बच्चों को हमको शिक्षा देनी होगी कि ये सारे ट्रिक्स हैं सिगरेट कंपनीज के तुम लोगों को अपने जाल में रखने के लिए। जैसे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और मार्केटिंग, जैसे कि मैं बोलना चाहूंगा जैसे कि हमारे बड़े बड़े टीवी स्टार सेलिब्रिटीज, उनको भी अपने पोजीशन का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास होनी चाहिए कि वो शराब का या फिर सिगरेट का एडवर्टाइजमेंट ना करें। तो वही यूथ आइकॉन्स होते हैं, उनको फॉलो करती है सारी की सारी जनता फॉलो करती है। तो जैसे हमारे फिल्म स्टार्स होते हैं, ये आजकल आपने देखा ही होगा टीवी में सिगरेट स्मोक करते हैं, कूल है सोचते हैं, तो उसको बहुत ज्यादा आइकॉनिक वे में बच्चे ये करते हैं, तो उसको हम देखना बंद करें, उसको कंपनीज पे ऊपर प्रेशर डालें। सो ये एक चीज है। दूसरा चीज है स्पॉन्सर्ड इवेंट्स एंड पार्टीज, जैसे कि बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज होते हैं, पार्टीज होते हैं, जहाँ पे भी शराब और सिगरेट बहुत कॉमन होता है। इन चीजों को भी, ये सारी बेसिक चीजें हैं जिसको कि ये बहुत ही ग्रास रूट लेवल की चीजें हैं जिनको कि हमको ध्यान में रखना ही है। इनको बंद करेंगे तब जाके सिगरेट बंद होगा, तब जाके हमारे जो ऑर्गन्स है, अंग हैं, वो सलामत रहेंगे, तब जाके वो अंग और किसी के काम में आएंगे। ठीक है। सो स्कूल के स्कॉलरशिप्स में, जैसे कि यूके हुआ, यूएस हुआ, बाहर में भी स्कूल कॉलेजेस में जब स्कॉलरशिप्स होते हैं या फिर कॉन्वोकेशंस होते हैं या फिर डिग्रियां मिलती है, तो एक वेस्टर्न कल्चर को फॉलो किया जाता है कि शराब दे दो या फिर छोटा सा कोई सिगरेट का पैकेट दे दो गिफ्ट में। तो ये सारी चीजें भी बंद करनी होती हैं। एंड और क्या है, सिंगल स्टिक सिगरेट्स मेक एडिक्शन मोर एफोर्डेबल। सिंगल स्टिक एक सिगरेट होता है, उसमें भी एडिक्शन होता है। और एक है जैसे कि ई सिगरेट्स आजकल आ गया है, और ई सिगरेट्स में क्या होता है, बच्चों को ज्यादा आदत लगती है ई सिगरेट्स की। चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट हु यूज ई सिगरेट एटलीस्ट डबल देयर चांस ऑफ स्मोकिंग। ई सिगरेट्स में क्या होता है, उसमें इतना एडिक्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको कि लाइफ में आगे जाके एडिक्शन होने के चांसेस और बच्चा स्मोक करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। और सेकेंड चीज है कि हमको सेकेंड हैंड स्मोकिंग से भी बचना है। सेकेंड हैंड स्मोकिंग क्या होता है, जैसे कि अभी मैं स्मोक किया, फिर जाके घर को गया, घर जब गया तो मैं स्मोकिंग करने के बाद मेरे होंठ में या फिर छोटे छोटे जो नैनो पार्टिकल्स हैं मेरे उंगलियों में, उंगलियों के बीच में या फिर स्किन पे, कहीं पे भी जब धुआं जाता है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स मेरे शरीर पे जम जाते हैं। जब मैं घर जाता हूँ तो घर में क्या करता हूँ, दरवाजा खोलता हूँ तो दरवाजे के ऊपर छोटे पार्टिकल्स मेरे हाथ से ट्रांसफर हुए। दीवार को छूता हूँ, कोई भी चीजों को छूता हूँ तो हर जगह छोटे छोटे पार्टिकल्स यूज हुए। तो वहां पे जब बच्चे के सामने या फिर अपने फ्रेंड्स के सामने जब आप सिगरेट स्मोक कर रहे हो, वो धुआं जब बच्चे को जाता है या फिर फ्रेंड्स को जाता है, उसको सेकेंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं। जब आप स्मोकिंग पार्टिकल्स घर से मतलब हाथ में लेके आते हो और घर में सारी चीजों को छूते हो, और आपके साथ बच्चा खेल रहा है, बच्चा आपको प्यार कर रहा है, गालों को सहला रहा है या फिर किस कर रहा है या फिर हाथ को पकड़ा, फिर वो बच्चा कोई खाना खाएगा, उस चीजों को जब लेके जाता है तो उसको थर्ड हैंड स्मोकिंग बोलते हैं। तो हम खुद का नहीं, हम कितने लोगों का लाइफ खराब कर रहे हैं। सो ये सारी चीजों को भी हमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोग डाई फ्रॉम सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोजर एवरी ईयर। आप जरा सोचिए 1 मिलियन मतलब कितना होता है। 1 मिलियन लोग सेकेंड हैंड स्मोकिंग से हर साल मर जाते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और हमको सबको एनकरेज करना है। वी शुड एनकरेज एवरीवन टू बिकम एजुकेटेड एंड स्प्रेड अवेयरनेस एंड क्रिएट अ टोबैको फ्री जनरेशन। टोबैको फ्री जनरेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एंड
सबसे पहले है कि हमको एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने वजन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वजन कैसे कम करें उस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सिगरेट स्मोकिंग, तंबाकू, ये सारी चीज़ों को बंद करना चाहिए। एक्सरसाइज रूटीन बेसिस पे करना चाहिए, फल और सब्जियों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा योगा करना चाहिए या फिर थोड़ा-सा प्राणायाम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें, इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल स्ट्रैटेजीज। ये सभी चीज़ों को हम अपने लाइफ में जब इंक्लूड करेंगे, तब जाके एक हेल्दी लाइफ वी कैन लीड ए हेल्दी लाइफ। एंड व्हाट इज़ द टेक होम मैसेज? टेक होम मैसेज क्या रहेगा मेरा? टेक होम मैसेज यही रहेगा कि वी वांट टू क्रिएट ए जनरेशन that is free from tobacco and second hand smoke and the death and the disease they cause। हमको एक ऐसा सोसाइटी क्रिएट करना है जो कि स्मोक फ्री हो, जिसमें कि सेकेंड हैंड स्मोकिंग ना हो। फर्स्ट हैंड स्मोकिंग बंद होगा तो सेकेंड हैंड स्मोकिंग बंद हो जाएगा, सेकेंड हैंड स्मोकिंग बंद हो जाएगा तो सारे आगे को जाके कैंसर ये सब स्टॉप हो जाएंगे। वो स्टॉप हो जाएंगे तो हमारे ऑर्गन्स प्रिजर्व होकर रहेंगे। तो उसके चलते हम एक हेल्दी लाइफ जिएंगे। जब हम दुनिया से जा रहे होंगे तो अपने ऑर्गन्स दूसरों को दे के जा सकते हैं। सो यही है। सो यूथ इज द यूथ के ऊपर सारा चीज है। हमको छोटे छोटे ग्रास रूट लेवल पे सभी को ये सब चीजों को अवेयर करना चाहिए। धन्यवाद। सुशीला जी आप अनम्यूट कीजिए। सुशीला जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सरोज। आपकी बातों से जितना मुझे समझ में आया, सिर्फ 2 लाइनों में मैं कहना चाहूंगी कि आपने जितना बताया, जिसने किया तंबाकू का नशा उसने की अपने अंगों की दुर्दशा। जी। तंबाकू छोड़कर खाओ, अंगों को स्वस्थ रखने का सपना करो साकार। बस ये 4 लाइनों के अंदर ही मैंने आपने जो कहा उसको समेटा है। बाकी डिटेल में तो रूबी जी बताएंगे और हमारी बहनों के जो क्वेश्चन आंसर आएंगे। अभी इन सब बातों को बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। क्वेश्चन आंसर सेशन हम ले रहे हैं। हमारी यहाँ पे नेशनल अध्यक्षा नीरा जी जुड़ी हुई है, हमारी पूर्व प्रांतीय अध्यक्षा सुशीला मोहनका जी हैं, सावित्री बाफना जी हैं। उन सब के आशीर्वचन हम लेना चाहेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारी नीरा दीदी की। नीरा दीदी आप आपको अनम्यूट कीजिए और आज के वेबिनार के विषय में जो डॉक्टर साहब ने बताया उस पे हम क्या कर सकती हैं, महिलाएं अपनी फैमिली के साथ साथ समाज को कैसे सुधार सकती हैं और इस तंबाकू से कैसे अंगों को सुरक्षित रख सकती हैं ताकि अंग लेने की आवश्यकता ना पड़े और जब दुनिया से जाएं तो एक सुरक्षित अंग लेकर जाएं ताकि वो किसी के काम आ सके। ये हमारा मकसद है, इस पर हम कैसे अग्रसर हों। नीरा जी हम आपसे सुनना चाहेंगे। नीरा दीदी। नीरा दीदी का वीडियो भी बंद है और लगता है कहीं बिजी है। आ गई। आ रही हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा घर में प्रॉब्लम है अभी, तो खैर कोई बात नहीं है। मैं डॉक्टर साहब को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपने इतना अपना समय दिया और इस तंबाकू के विषय में दिया। आपने जितनी भी बातें बोली बहुत ही सुंदर थी। अब हमारा काम शुरू होता है। आपने तो हम लोगों को मार्गदर्शन दे दिया, लेकिन हम बहनें जो हजारों की तादाद में हैं, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें कोशिश करनी होगी। उसकी शुरुआत घर से ही शुरू करनी होती है कि हम लोग अपने घर में अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने परिवार के लोगों को उससे बचाएं। जो हमारे स्टाफ हैं, जो हमारे यहाँ साथ काम करते हैं, उनको हम मोटिवेट करें कि वो जो है इन सब चीजों की भयानकता को समझें कि वो कितने। सबसे ज्यादा तो कैंसर जैसी बीमारी जो है वो बहुत ही खतरनाक है, जो तंबाकू के कारण होती है। तो हम लोग अपने घरों से इस चीज की शुरुआत कर सकते हैं। पहले हम अपने घर में लोगों को मोटिवेट करें, उनको प्रभावित करें, प्रेरित करें, उसके बाद अपने स्टाफ लोगों को करें। तो इसके द्वारा ही हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। और हमारी जितनी भी बहनें हमसे जुड़ी हैं, और हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब की ने जो समय हमें दिया उस समय का व्यर्थ न जाए, और उसके लिए हम लोग प्रयत्नशील रहेंगे। और अभी तो जो भी हमारा कार्यक्रम है, बहनें सुन रही हैं, उनके दिमाग में ये सब बातें आ गई होंगी अच्छे से, और वो आपके लिए आपके दिए हुए समय को पूरी तरह से सदुपयोग मिलाएंगी और अच्छे से काम करेंगे। हम सम्मेलन की ओर से आपको ये वादा करते हैं आपसे कि आपका समय व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारी जो है आभार डॉक्टर साहब, धन्यवाद तो बहुत शब्द छोटा है, आभार शब्द का कोई मूल्य नहीं है।
हमारे साथ जो है हमारी बड़ी बहनें जुड़ी हुई हैं। एक हमारी सुशीला मोहनका दीदी हैं, वो यूएस से इसको ज्वाइन की हुई हैं। 80 इयर्स की उम्र में भी 80 साल से ऊपर की हो रही हैं, फिर भी वो अभी भी इस तरह से उनका समाज सेवा में मन रहता है। इसी समय आ जाता है, उनका इतना मन रहता है कि देखिए इस समय भी वो हम लोगों से जुड़कर और वो अपना समझने अपने योगदान को समझने की कोशिश कर रही हैं। सुशीला दीदी, ये हमारी बड़ी बहनें जो इसमें जुड़ी हुई हैं, सबको हृदय से नमन करती हूँ। और हमारी प्रेरणा स्रोत है, से ही हम सब कुछ सीखे हैं और उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद सबको, आभार सबको। और अब सुशीला जी, हमारी बड़ी बहनों का आशीर्वचन आप दिलाइए हमें। जी, हमारी आशीर्वचन हमारे जो स्तंभ हैं यहाँ पर, हमारी बुजुर्ग जिन पर है और जो हम सबको रानी की उपाधि देती हैं, ऐसी हमारी सुशीला दीदी। एक हाँ, नमस्ते रानी। नमस्ते दीदी रानी। जी, नमस्ते। नीरा जी, आप और आपके सहयोगियों के काम देखकर मन हृदय फूल गया और अब लगता है कि आराम से दुनिया से किनारा किया जा सकता है। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सब दिशा में काम संभाला है। आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन भगवान से प्रार्थना है और आशीर्वाद है कि आप लोग अपने लक्ष्य में और आगे बढ़ें, बहुत बढ़ें। बस इतना ही मेरे को कहना है। और आपने साहित्य से भी जो जोड़ा है, अंगदान से जोड़ा है, माने हर दिशा में, जिस दिशा में आपको लगा कि जगह है, काम करने की गुंजाइश है, उस दिशा में आपने बहनों को लगाया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और यंग बच्चों को जोड़ा है, डॉक्टर साहब जैसे यंग जो अभी जो बता रहे हैं तंबाकू के लिए, ये तो बेटा हम लोग 70-80 साल से सुनते ही आ रहे हैं और कुछ भी नहीं बदला है, सब वैसे का वैसे ही है। हाँ, लेकिन ये है कि नए तंबाकू वाले कम हो रहे हैं, ये तो बात जरूर है। पहले से बहुत सुधरा है देश, आप वहां भी और यहाँ भी। अब अच्छाइयां और बुराइयां जब हम माँ लोगों के दिमाग में घुसेगी, तभी हम बच्चों के और परिवार के दिमाग में घुसा सकेंगे। और ये बहुत अच्छा प्रयास है नीरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला दीदी, आपका बहुत आभार। केवल एक मेल करने की आवश्यकता है और आप तुरंत देखते हैं और उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देती हैं। ये आपकी सजगता का हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। इस उम्र में भी आप इतनी समाज के प्रति एक्टिव हैं कि तुरंत हम लोगों की कार्रवाई आप पहचान लेती हैं कि भैया मेल आया है तो जरूर कुछ ना कुछ मेरे लिए मैसेज होगा, और तुरंत उसके ऊपर आप एक्टिव होती हैं। बस यही सजगता हम सम्मेलन के सभी बहनों के बीच आ जाए तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि हम देश को सुधार ना पाए। बिल्कुल सही हमारी नीरा दीदी ने भी कहा कि शुरुआत अपने घर से करनी है, फिर अपने ही घर के स्टाफ से करनी है, फिर अपने आसपास के पड़ोसियों से करनी है, फिर हम समाज सुधार सकते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं सावित्री बाफना जी, बड़े ध्यान से सुन रही हैं। सावित्री जी, कृपया आप अपने आशीर्वचन दें। सावित्री दीदी, मुझे दिख नहीं रही है सावित्री जी। थोड़ी देर पहले तक हाँ हाँ थी, अभी नहीं है। रिकॉर्डिंग ओके, नहीं है तो हम तब तक कुमकुम जी को ले लेते हैं। कुमकुम जी, नागपुर से कुमकुम जी। हाँ बोलिए जी, आप बड़े ध्यान से, मैं देख रही थी, सुन रहे थे, तो कृपया मुझे ये बताइए कि हम बहनें इसमें क्या कर सकती हैं। हमारी सुशीला मोहनका जी ने कहा या नीरज इन्होंने कहा कि भाई वर्षों से वो देख रही हैं और स्थिति चल रही है, तो इसमें हम अपने समाज के प्रति क्या भागीदारी निभाएं और कैसे निभाएं, ताकि हम डॉक्टर साहब को भी आश्वस्त कर पाए और खुद को भी कि आज हमने इतना समय इतनी बहनों के साथ दिया है तो इसकी हमारी उपलब्धि क्या रही। हमको तो एक ही बात समझ में आती है इसमें कि अपने बच्चे जब छोटे होते हैं उस समय उन लोगों को इम्प्रेस किया जाए कि बेटा ये देखो, इट इज वेरी वेरी कंफर्टेबल, तुम्हारे पीयर ग्रुप में इस तरह से हो रहा है, स्मोकिंग हो रही है, ड्रिंकिंग हो रही है, सब हो रहा है, बट इसका जैसे आज डॉक्टर साहब ने बताया, इसके जो इफेक्ट्स होते हैं
छोटी उम्र में अपने बच्चों को बताएं, ताकि उससे शायद वो बचे रह जाएं। एक बार आदत पकड़ जाती है, फिर अपने लाख कोशिश कर लो, चाहे वो अपने घर में कोई भी इंसान हो, बहुत मुश्किल है छोड़ना जब तक कि बहुत जबरदस्त विल पावर ना हो। तो माय ओनली मैसेज इज कि आप एकदम बचपन से उन लोगों को जड़ में, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जैसे आप लोग ने कहा और सही भी बात है कि आजकल लड़कियों में स्मोकिंग की बहुत ज्यादा फैशन हो गया है, समझ लो। इट इज मोर ऑफ फैशन देन एनीथिंग एल्स। तो शुरू शुरू से ही अपने घर में बच्चों को बैठा के अपने लोग इसके दुष्प्रभाव बताएं उनको। आई कैन ओनली से दैट, यही समझ में आया हमको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कुमकुम जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और तंबाकू, सिगरेट या गुटखा तक तो था, अब तो ये हुक्के का जो चलन हो गया ना, ये तो भयंकर ही, मतलब ये समझ लीजिए कि जो हमारे ग्रामीण परिवेश में पलता था फूलता था बड़ों के बीच, अब तो ये फैशन हो गया है। हर जगह, हर क्लब में, हर आपको बार में, हर जगह ये मिल जाता है, क्लब पार्टी सब तरफ ये होने लगा है। तो इसकी रोकथाम के लिए, जैसे हम अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे, प्री वेडिंग शूट पे हम लोगों ने एक मुहिम चला रखी है, उसी तरह हम चाहेंगे कि इसके ऊपर भी मुहिम हमारी संस्था इसके ऊपर ध्यान दे। आज तंबाकू निषेध दिवस पर हम कुछ ऐसा करें। नीरा दीदी से, रूपा दीदी से आग्रह करेंगे कि इसके ऊपर भी हम ऐसी मुहिम चलाएं, ताकि कम से कम आज हमारे द्वारा ये मैसेज आए कि ये गलत है। तो हो सकता है कि और संस्थाएं भी हमारे साथ जागृत हों और ये समाज के बीच हम लेकर जाएं, तो इसके ऊपर जन जागरूकता आएगी और लोगों का ध्यान हम आकर्षित करेंगे। धन्यवाद। एकदम। अभी क्वेश्चन आंसर सेशन का टाइम है। चैट बॉक्स में यदि कुछ है मधु जी तो देखिए। चैट बॉक्स में प्रशंसाएं आई हैं बहुत कार्यक्रम की, बहुत अच्छे विचार हैं, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है सभी को, पर क्वेश्चन अभी तक कोई नहीं आए इधर से। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि आपने ये तो बता दिया कि ये लोग लेते कैसे हैं और क्यों लेते हैं, बट यदि कोई नहीं बताता बच्चा अपने घर में कि वो ले रहा है, तो माँ उसको कैसे पहचाने? या मान लीजिए कोई स्टाफ है जो कार्य कर रहा है, वो नहीं बताता, अपने ऑफिस में नहीं लेता, पर घर जाके वो लेता है, या उसके घर वाले भी छुपाते हैं। कई बार समाज में हमारी ये बात जाएगी, हंसी उड़ेगी, हमारे बच्चे के लिए लोग क्या कहेंगे, या मेरे हस्बैंड का पता चलेगा वो शराब पी रहा है या सिगरेट पी रहा है या तंबाकू। गुटखा खाने वालों का तो देखिए उसके पान और उसकी जीभ बता देती है, उसका मुंह बता देता है, पर बाकी चीजों का यदि नहीं पता चलता है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? कैसे पहचान हो उसकी और कैसे रोकथाम हो? सिगरेट का पता चल जाएगा उसकी स्मेल से, लेकिन अभी लोग इतने क्लेवर हो गए हैं कि बच्चे इतने क्लेवर हो गए हैं। मैं देख रही हूँ मेरे यहाँ जो स्टाफ है मेड, उसका बच्चा 12 साल का है और वो मुझे अक्सर शिकायत करती है कि ये दुकान में जाके छिपकर बीड़ी पीता है और घर में आता है तो लौंग या इलायची खा के आ जाता है। तो आप ये बताइए कि उसकी रोकथाम कैसे की जाए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैडम। एक्चुअली ये जो है सिगरेट अगर पीते हैं तो वो तो पता चल ही जाता है कि सिगरेट पिया है, लेकिन आजकल अभी बहुत सारे सिगरेट्स आए हैं जो कि स्मोकलेस भी होते हैं, और या फिर हुक्का में भी ऐसे प्रोडक्ट्स मिक्स करते हैं जिससे कि अपने ब्रेन को किक मिलता है, लेकिन वो सामने से कोई बदबू नहीं आता कोई भी। या फिर आजकल वीड को आप ले लो, वीड जो कि होता है कैनबिस का मतलब है आप गांजा, जो गांजा जो भी लेके आते हैं तो वो क्या होता है, वो दैट इज स्मोकलेस। वो जो होता है वो उसका कोई भी आपको बदबू खुशबू कुछ भी उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन उसके कई सारे लक्षण हैं, जैसे कि बॉडी में मैंने बीच में आपको बताया कि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स और शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स। उससे कुछ कुछ चीजें होती कि जो कि अगर आप स्मोक कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर टाइम, एक स्मोकर का एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि ये टाइम पे करना है, फिर ये टाइम पे थोड़ा सा ब्रेक देके फिर ये टाइम पे करना है। तो अगर आप अपने बच्चों को अगर डाउट कर रहे हो कि उनका एक फ्रेंड सर्कल ऐसा है, अगर डाउट कर रहे हो तो आप उनको एक सर्वेलेंस पे डालिए। एक सर्वेलेंस मतलब एक दिन पूरा ऑब्जर्व कीजिए कि आज कहीं नहीं जाना। तो अगर वो स्मोक कर रहा होगा तो उसमें वो विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे कि मेरा जीभ सूख रहा है, कि मेरा गला सूख रहा है, या फिर हाथ में पसीना आएगा बिना कारण के, कोई रीजन नहीं है। इसी से डॉक्टर भी पहचानते हैं कि चिड़चिड़ा हो जाना, या फिर विड्रॉल सिम्टम्स आना, या फिर बीपी का राइज होना, या फिर अचानक से पसीना आना, या फिर बेचैन होना, हर बात पे चिड़चिड़ा हो जाना, बेचैन होना। तो ये सारी चीजें होते हैं। अगर आप 1-2 दिन या फिर 3-4 दिन अगर ध्यान से बच्चे को ऑब्जर्व करें तो ये सारी चीजें आपको पता चली जाएंगी।
उसके बाद आपको क्या करना होता है, अचानक से हमको स्टॉप करने के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि वो जो बॉडी हमारा एक्लिमेटाइज हो गया होता है वो चीजों को, अचानक से कोई चीज हम छोड़ नहीं सकते, उसको धीरे 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 करके टैपर करना आता है। उसके लिए हमको साइकेट्रिस्ट की मदद लेनी पड़ती है, जो कि डी एडिक्शन सेंटर होता है। मैंने आज का जो स्लाइड्स है बहुत ही लिमिटेड रखा ताकि सबको समझ में आ सके। ये सारी अंदर की बातें जो अभी क्वेश्चन आंसर में उभर के आ रही हैं, जैसे कि अभी अगर ये सब आपको डाउट होता है तो आपको एक काउंसलिंग की जरूरत होती है, कि काउंसलिंग की वो आपको बताएंगे साइकेट्रिस्ट जो होते हैं। साइकेट्रिस्ट का मतलब सिर्फ मनोचिकित्सक नहीं होता है, वो आपके मन के साथ भी खेलते हैं और आपको वो समझाएंगे कि आपका विल पावर कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमेशा जो भी स्मोक करता है जरूरी नहीं है कि उसको दवाई से ही ठीक किया जाए, बहुत ज्यादातर लोग काउंसलिंग से भी ठीक हो जाते हैं। जैसे कि आपने बोला जबरदस्त मन की शक्ति, मन का पावर होना चाहिए, तो वो चीज आपको बूस्ट करता है, वो आपके साइकेट्रिस्ट आपको बूस्ट करके देंगे। वो आपको कि देखिए हम आपका ट्रीटमेंट ऐसा से करेंगे, आपको ये लेना नहीं है, ये लेना नहीं है, और कंटिन्यूस आके मुझसे बात करते रहना है। अगर ये काम नहीं कर रहा देन मैं आपको 2 गोलियां दूंगा। बेलन तो यहाँ सीमा से वो दिखवा आ रही उधर से, 2 मिनट रुक जाएगा, निकाल रहे हैं। डॉक्टर साहब आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, तो यही है कि सारे विड्रॉल सिम्टम्स को हमको जानने होते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हर कोई स्मोक नहीं कर रहा है। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, लिक्विड्स भी मिलते हैं, और जैसे कि भांग की गोलियां हैं या फिर गांजे की कैप्सूल्स भी आ गए हैं, तो पीपल टेक दैट। तो इससे सबसे पहला बात मैं ये आपको बोलूंगा, जो भी घर में माएँ हैं या फिर बहनें हैं, सबसे पहले वही एजुकेटेड हो जाए कि क्या क्या फॉर्म्स है नशा करने के। अपने कंप्यूटर पे देख ले कि ये सारी चीजें हो सकती है, ताकि आपके अगर नॉलेज रहेगा, व्हाट माइंड डजंट नो आईज कैन नॉट सी, अगर आप जानती होंगी कि ये करने से बिना बदबू के भी ये नशा हो सकता है, आप उनके लक्षण को देखें, अगर आपको पता होगा तभी आप जान पाएंगे। तो सबसे पहला एजुकेशन हमको घर में ही चाहिए, हमको ही ज्यादा एजुकेटेड होके पकड़ना पड़ेगा बच्चों को। तो यही है। भाभी जी, चैट बॉक्स में प्रश्न आया है, आप म्यूट हैं सुशीला जी। हाँ पूछिए पूछिए। हाँ, चैट बॉक्स में कि ई सिगरेट क्या होता है डॉक्टर साहब? ये ई सिगरेट जो है, ये सारे के सारे एक मतलब हर्बल सिगरेट्स, इसको हर्बल सिगरेट की तरह भी ये लोग मार्केटिंग करते हैं, जिसमें कि ये बोलते हैं कि निकोटिन के कंटेंट कम है, लेकिन इसमें ये ऐसे पदार्थ मिलाते हैं जिससे कि आपको एडिक्शन हो जाए वो चीजों का। स्मोकलेस सिगरेट्स है, स्मोक नहीं निकलेगा, लेकिन वो आपके बराबर आपके जितने भी आपके ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स को आपको वो क्रेव कराएंगे कि आप और ले। कि मैं एक दिन में 10 सिगरेट लेता था, लेकिन मैं अभी एक दिन में 4 लूंगा, लेकिन ये तो हर्बल सिगरेट है, इससे मुझे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली वो आपके ऑर्गन्स को तो हैम्पर करता ही करता है। तो जिससे आपको आदत लगती है कि इसको ई सिगरेट इज जस्ट लाइक ए स्लो पॉइजन। आपको छोटा छोटा मतलब छोटे छोटे अमाउंट में आपको दिया जाता है, एकदम से आपको निकोटिन नहीं दिया जाता है। तो दैट इज ई सिगरेट। ई सिगरेट में ज्यादा चांसेस है बच्चों को एडिक्शन लगने की। जैसे कि अभी कॉलेज में बच्चे गए तो अच्छा तू स्मोक नहीं कर, अच्छा यू कैन ट्राई वन ई सिगरेट, तो वो ई सिगरेट इतना लेगा कि वो EFGH सब पे चला जाएगा। तो ये ज्यादा हार्मफुल है ई सिगरेट। चलिए अच्छा, एक बहन ने हर्बल सिगरेट भी पूछी थी तो उसकी भी जानकारी आपको मिल गई। एक बहन का पूछना है डॉक्टर साहब कि उनके हस्बैंड स्मोक करते हैं, तो इज शी अफेक्टेड बाय सिटिंग नियर हिम व्हाइल ही इज स्मोकिंग? यस, ये डेफिनेटली, जैसे कि मैंने बताया कि सेकेंड हैंड स्मोकिंग, एक होता है एक्टिव स्मोकर जो स्मोक करता है, और दूसरा होता है पैसिव स्मोकर जो स्मोक नहीं करता लेकिन स्मोकिंग के सारे जो चीजें हैं वो झेलता है। तो अगर आप स्मोकिंग में जो आप स्मोक कर रहे हैं, आप जितना धुआं आप अपने अंदर ले रहे हैं उसका 30 to 40% आप बाहर छोड़ रहे हैं। जो बाहर छोड़ रहे हैं वो 40% धुआं आपके साइड में जो बैठा है वो ले रहा है। तो डेफिनेटली उससे ज्यादा हैम्पर होता है। उसमें क्या होता है, आप डायरेक्टली आप ले रहे हो, छोड़ रहे हो, जो छोड़ रहे हो पूरा का पूरा आपके पड़ोस वाला ले रहा है। तो उसमें पैसिव स्मोकिंग इज मोर डेंजरस देन एक्टिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकर को जल्दी कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। तो पैसिव स्मोकिंग को ज्यादा प्रिवेंट करना चाहिए। और उससे ज्यादा डेंजर होता है थर्ड हैंड स्मोकिंग, जैसे कि वो धुआं उड़ के गया, कहीं ना कहीं चिपक गया, बच्चा घर में बॉल खेल रहा है, गेंद खेल रहा है, गेंद कहीं पर है, तो छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स होते हैं,
उसको हाथ में लिया, फिर बिस्किट खा लिया, फिर चॉकलेट्स खा लिए, तो जिसकी कोई गलती नहीं है उसको भी कोई ना कोई लंग्स की बीमारी होगी, या फिर बच्चे की इम्यूनिटी ज्यादा होती है बचपन में, लेकिन जैसे कि अस्थमा हो गया या फिर टीबी हो गया, बच्चों को ये सब चीजों का सामना करना पड़ सकता है, तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, एकदम क्लियर जवाब मिला डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जी। एक सवाल है, हमारे यहाँ घर पर और शॉप पर लेडी एंड जेंट्स स्टाफ बहुत ज्यादा गुटखा चबाते हैं, उनको बंद जी। कैसे करा सकते हैं? ये सवाल तो कई बहनें पूछ रही हैं, हाउ कैन वन जी। गेट रिड ऑफ वंस एडिक्शन? जी देखिए, मैंने एक चीज अभी ये दौरान नहीं बताया, जो कि इसका स्क्रीनिंग, जैसे कि नो टोबैको डे को कैसे सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, ये तो हो गया एक फेस टू फेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने वेबिनार कर लिया। दूसरा तीसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फिजिकल इंटरेक्शन, जब कोई डॉक्टर या फिर आप लोग या फिर जो भी सतर्क जो भी बंदे होते हैं, अगर किसी के सामने बैठ के डिफरेंट डिफरेंट टाइप से समझाएं, ये एक होता है पिक्चराइजेशन, एक फोटो, जो भी होता है, जितने भी कैंसर पेशेंट्स है, जितने भी उस चीज से पीड़ित हुए हैं, उनके कुछ तस्वीरें वो दिखा के उनको डराना, वो फियर क्रिएट करना कि देखो, जो मूर्ख लोग होते हैं उनको ऐसे ही दिखाना होता है कि देखो, कैंसर अगर अगर आप ले रहे हो तो ऐसा आपका हालत हो जाएगा, ये स्किन में ये चमड़े बाहर निकल जाएंगे, जबड़े बाहर निकल जाएंगे, फिर ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, अलग अलग ऑर्गन्स में फैल जाएगा, तो वो हो सकता है। या फिर स्कूल और कॉलेज लेवल पे, या फिर आप जो बोल रहे हैं आपके कर्मचारी हैं, तो उनके पास बच्चों को लेके एक छोटा सा रोल प्ले होता है, रोल प्ले या फिर स्किट प्ले या फिर रोड ड्रामास, ये सारी चीजें, दीज आर ऑल मीडियम्स टू क्रिएट अवेयरनेस, नॉट ओनली वेबिनार्स। आप लेक्चर्स पे बोल सकते हैं, या फिर कोई भी कहीं पे भी जाए, कोई भी आपका कार्यक्रम हो रहा है, तो अंत में थोड़ा सा 2-4 पिक्चर्स आप लेके जाए कि वो दिखाए कि अंत में कि ये नहीं करना चाहिए, ये मेरा एक संकल्प है कि मैं जहां जाती हूँ ये चीजें बोलनी है मुझे। तो ये आप अपने लाइफ का एक रूटीन बना ले कि जहां पे भी जाए एटलीस्ट 4-5 लोगों को आप सतर्क कर दें। तो ये सारी चीजें होती है, जैसे कि अभी कभी डॉक्टर्स को बुला लिए आपके बीच में, तो हम ही समझा देंगे उनको कि ऐसा ऐसा नहीं, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये देखिए ये यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है, तो ये सारी चीजें हैं। ये तो बहुत अच्छी जानकारी बताई डॉक्टर साहब, और हमारा महिला सम्मेलन भी इसी तरह से जागरूकता लाता भी है कि बैनर्स लेके हम लोग घूम रहे हैं या नुक्कड़ नाटिका कर रहे हैं, और हर मूवी के इंटरवल में भी देखते हैं, आपने जैसा कहा पिक्चराइजेशन करके कैसे कैंसर हो जाता है, हर मूवी के इंटरवल में शो किया जाता है। जी। आप जब भी अपना कोई प्रोग्राम करें तो अंत में जो आपका संकल्प है, जो भी आप संकल्प लिए हैं, जैसे कि ये कैंसर का संकल्प हुआ, या फिर गर्भवती महिलाओं का पोषण का कोई संकल्प हुआ, तो वो सारी चीजों को हर जगह पे, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हर जगह आप ये छोटा छोटा करके आप डाल सकते हैं, दे सकते हैं, ताकि लोगों के बीच में वो जाए, धीरे धीरे वो एक स्लो बर्न की तरह जाए, सो दैट एक्चुअली क्रिएट्स मोर अवेयरनेस। यस, बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आयुर्वेदिक मेडिसिन कुछ है क्या टोबैको को छोड़ने के लिए? ये आयुर्वेदिक में तो नहीं पता मुझे। आयुर्वेदिक में देखिए, जो हम लोग जो दवाई यूज करते हैं, जो साइकेट्रिस्ट यूज करते हैं, जिसको निकोटेक्स बोला जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ च्युइंगम्स को यूज करते हैं, उसमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होते हैं डेफिनेटली। हमारी सारी दवाइयों में आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट्स होते ही होते हैं, किसी में पेड़ का छाला रहा, किसी में, लेकिन वो सारे मार्केटिंग होते हैं एलोपैथिक मेडिसिन के नाम से। तो वो कौन से प्रोडक्ट का कौन से ऑर्गन पे क्या इफेक्ट है, वो सारी चीजें डेफिनेटली आपको जब काउंसलिंग पे जाएंगे, जब काउंसलर आपको लेगा, देन ही विल टेल यू। तो एज सच कोई एस्टेब्लिश नहीं है, लेकिन यूज होता है, एस्टेब्लिश तो है। यस। तो डॉक्टर साहब, एक बहन का पूछना है कि उनके रिलेटिव एक दिन में 30 से 40 पैकेट गुटखा खाते हैं, उनको कैसे रोक सकते हैं? 30 से 40 पैकेट गुटखा खा रहे, मतलब सबसे पहले मैंने आपको जो टोबैको एफेक्टिंग बॉडी ऑर्गन्स में माउथ का बताया था। माउथ का जब बताया था, तो माउथ में क्या होता है, गम ब्लीडिंग, हमारे जो मसूड़ों से खून निकलना, या फिर मुंह में छाले पड़ना, या फिर मुंह में सफेद दाग का आ जाना, या फिर लाल लाल धब्बे के ऊपर एक सफेद सा स्पॉट आना, अल्सर बोलते हैं उसको, एब्सेस अल्सर्स, या फिर मुंह के जो भी आप कितना भी स्वादिष्ट खाना बनाए, उसमें मुंह का टेस्ट ही नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजों से शुरुआत होती है, और 30 से 40 अगर गुटखा खा रहे हैं, तो 20 साल में कैंसर होने के चांसेस 70% हैं। तो
इसमें भी उनको बहुत ही ज्यादा विल पावर दिखाना पड़ेगा और उनको ये सारी चीजों को अवेयर भी करना। बीच बीच में आप हर महीने, हर 15 दिन में डॉक्टर के पास लेके जाना ही चाहिए। अगर छोड़ नहीं पा रहे तो डेफिनेटली सबसे पहला उपाय है काउंसलिंग, क्योंकि अचानक से कोई आदमी गुटखा नहीं छोड़ पाएगा, अचानक से कोई आदमी तंबाकू नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि तंबाकू जो है ब्रेन में इतना एडिक्शन क्रिएट करता है। आपका जो न्यूरॉन्स है, आपका जो ब्रेन के सेल्स है, वो डिमांड करते हैं। हमारे ब्रेन के सेल्स को क्या चाहिए? जब हम काम करते हैं हमारे ब्रेन सेल्स को ग्लूकोज चाहिए कि हम काम करें। जैसे बच्चा अभी पढ़ाई कर रहा है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, बच्चा अभी पढ़ाई कर रहा है, तो पढ़ाई करते करते आप उनको क्या देते हैं? एक कभी बेटा ये हॉर्लिक्स ले लो, या फिर 4 बिस्किट ले लो, थोड़ा सा सैंडविच बना के दिया, तुम पढ़ाई करो। तो बीच बीच में बच्चा खाता है इसलिए कि उसके ब्रेन को ग्लूकोज मिलता रहे। लेकिन जब कोई दुकानदार हुआ या फिर खेती करने वाला हुआ, अगर वो पहले दिन की शुरुआत से अगर खाना का डब्बा लेके जाए, चॉकलेट्स लेके जाए, बिस्किट लेके जाए, या फिर कुछ भी नहीं तो नॉर्मल एक पानी वाला चावल ही लेके जाए, वो भी अगर खाने का आदत डाला होता तो उसको ब्रेन को वो जरूरत नहीं पड़ती। ये सारा का सारा साइकोलॉजिकल खेल है। अगर वो डे 1 से गुटखा ले रहा है तो उसको ब्रेन को आदत हो गई, तो गुटखा खाया जा रहा है, वो दैट बिकम्स एडिक्शन। सो उसको छुड़ाने के लिए फिर किसी दूसरे को इंटरफेयर करना पड़ता है कि ये सही नहीं है, इसको छोड़ के आप इसको लो, तब तो थोड़ा टाइम लगता है ना। सो इट्स जस्ट लाइक ए फॉरेन बॉडी। तो सबसे पहले काउंसलिंग, काउंसलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काउंसलिंग जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। 90% ट्रीटमेंट काउंसलिंग में ही होता है। उसके बाद फिर आपको थेरेपी पे जाना पड़ता है, कुछ दवाइयां ऐड कर दी। तो साइकेट्रिस्ट का होना बहुत जरूरी है। तो आप डेफिनेटली उनको डी एडिक्शन सेंटर में एक बार लेके काउंसलिंग जरूर करवाएं। सबसे ज्यादा जरूरी उपाय काउंसलिंग समझ में आया। इसमें दीदी मैं एक क्वेश्चन पूछूं इस चीज पे? एक मिनट, चैट बॉक्स में और क्वेश्चंस हैं, वो रख ले पहले। ओके, श्योर। डॉक्टर साहब, निकोटाइन च्युइंगम के बारे में बहन जानना चाह रही है, क्या ये एडिक्शन है? निकोटिन च्युइंगम जो होता है वो निकोटेक्स के टैबलेट के रूप में आता है। ये जो है इसमें डी एडिक्शन करते हैं, जैसे कि हम एडिक्ट करके फिर डी एडिक्ट करते हैं। मतलब कोई भी चीज अति करने के बाद हमारा मन नहीं करता। कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट इसका यही है। मैं आपको एकदम सरल भाषा में अगर समझाऊंगा, इसका तो मैकेनिज्म्स बहुत है, तो मैं अगर पूरा सरल भाषा में समझाऊं तो कोई चीज को अति करने के बाद हमको और मन नहीं करता है। जैसे कि कोई सब्जी हमारी फेवरेट है, उसको एक दिन में अगर 10 बार खा ले तो और मन नहीं करता उसको खाने के लिए। तो जो निकोटिन के जो ये होते हैं, तो वो जब हम निकोटिन का च्युइंगम चबाते हैं उसको स्लोली चबाना होता है। उससे क्या होता है, हमारे जितने भी ऑर्गन्स है, सपोज ब्रेन है, तो धीरे धीरे वो निकोटिन को एडिक्टेड होता है। लेकिन उसका टेस्ट ऐसा रहता है कि उसमें ऐसे सब्सटेंसेस ऐड होते हैं कि हमको वो विड्रॉ करने पे मजबूर करता है, कि धीरे धीरे हमको और मन नहीं करेगा। जैसे कि वो अगर हम चबाएंगे, अगर हम सपोज सिगरेट नहीं ले रहे हैं, नहीं लेने के बाद जो हमको लक्षण आएंगे वो निकोटिक्स चबाने के बाद वही लक्षण आएंगे। मतलब उससे आपको ये फीलिंग होगा अगर मैं ले रहा हूं तो मुझे वही लक्षण आ रहे हैं, तो मैं क्यों लूं? धीरे धीरे करके आपका आदत छूटेगा। जैसे कि अति करता है वो, आपको धीरे धीरे करके वो आदत डलवाएगा, देन वो आदत से ही आपको छोड़ने पे मजबूर करेगा कि हाँ मुझे छोड़ना है। ओके डॉक्टर साहब, अगर कोई खैनी खाता है तो वो छोड़ना चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहा है, हम कैसे उसकी हेल्प करें? ये एक तो काउंसलिंग हुआ, दूसरा उसका ऑल्टरनेटिव आप ढूंढिए। अगर खैनी, उसको आप सौंफ दे सकते हैं। हम जैसे ट्राई करते हैं, हमारे कैंसर विंग में भी हम लोग ट्राई करते हैं। सौंफ हुआ या फिर नारियल का पतला पतला जो टुकड़े हुए, उसके साथ कुछ ऐड कर दिया, इलायची ऐड कर दिया या फिर लौंग ऐड कर दिया, उसको मिक्स करके फ्राई करके देते हैं कि आप चबाते रहो। एक एक जन को रहता है कि उनको आदत होता है सिर्फ चबाने का। आप अगर काउंसलिंग करें तो बहुत जनों को आप देखिए, उनको बस चबाने के लिए कुछ मिलना चाहिए। जितना भी डॉक्टर्स काउंसलिंग करते हैं उसमें बहुत जनों का ये रहता है कि आदत है, लेकिन आदत क्या है उस चीज का नहीं, वो चबाने से उनको एक नशा मिलता है। तो आप उनको कोई भी चीज चबाने के लिए दे दो, सौंफ में मिश्री मिला दो। जी। एंड काउंसलिंग भी करना है, प्लस कुछ ना कुछ चबाते रहना उनको, तो वही दे दो आप। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये जो आप काउंसलर के कह रहे हैं बार बार में, मुझे ये बताइए, ये जो डॉक्टर काउंसलर होते हैं इनको हम किस नाम से जाने? ये क्या मतलब, ये कौन होते हैं? ये इनका डेजिग्नेशन क्या है? बेसिकली ये मनोचिकित्सक होते हैं। मनोचिकित्सक है, बाकी जी, और जी। ओके। कैंसर के डॉक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मनोचिकित्सक होते हैं। मनोचिकित्सक जो होते हैं वो आपको बताएंगे कि नहीं, आप अगर ये कर रहे तो आप
इतने दिन में आपको एडिक्शन लग जाएगा, इतने दिन में आपको डी एडिक्शन करना है। अगर करना है तो ये सारे सिम्टम्स है। अगर अचानक से मैं कोई चीज छोड़ रहा हूँ तो मेरा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको ये सारे के सारे साइंस से जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स बताया कि हार्ट का प्रेशर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, या फिर मैं अचानक से सिगरेट छोड़ रहा हूँ तो मुझे टैकीकार्डिया हो रहा है, मेरे हार्ट बीट बढ़ रहे हैं, या फिर मुझे पसीना आ रहा है। तो ये सारी चीजें हो रही है। तो अगर आ रहा है तो अचानक से अगर मैं सब छोड़ दूंगा, जिस जगह पे 10 ले रहा था उस जगह पे डॉक्टर बोलेंगे आप एक एक सिगरेट करके छोड़ना चालू करो। 10 की जगह 8 लो, 8 की जगह फिर 5 लो, ऐसे करते करते फिर इन बिटवीन वो आपको दवाई देंगे ताकि आपको छोड़ने के लिए, वो एक प्रोसेस है। तो धीरे धीरे आपको अचानक से नहीं छोड़ सकते। अचानक से छोड़ने से वो ज्यादा हानिकारक है बॉडी के लिए, मतलब डेथ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, बॉडी ऑर्गन डैमेज होते हैं उसमें। कई एनजीओ भी डी एडिक्शन सेंटर खोल के रखते हैं, है ना डॉक्टर साहब? यस, तो ये ऐसा ही जैसे हमारे रीजनल कैंसर सेंटर है कटक में, वहाँ पे एक एनजीओ है। मैं जब पढ़ाई कर रहा था 2000 आज से 12 साल पहले 2009-10 में, तो उनके साथ अटैच है उनका जो रीजनल कैंसर सेंटर है। रीजनल कैंसर सेंटर हैज ए डी एडिक्शन सेंटर विद दैट इज एन एनजीओ। जब कोई पेशेंट आता है माउथ कैंसर का, ये एक बहुत बढ़िया चीज आपने बताई। इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने ये भी प्रयास किया हुआ है कि जहां पे भी कैंसर सेंटर है वहां पे एक डी एडिक्शन सेंटर या फिर एक एनजीओ अटैच हो, ताकि वो काउंसलिंग करे। डॉक्टर का काम थोड़ा कम हो जाए कि जब वो जा रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, सारे के सारे वीडियोस होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, वो पेशेंट को दिखाने के लिए। वो हर रोज आपको दिखा दिखा के सेंसिटाइज करते हैं कि देखिए इससे ये होता है। और इंडिया की सारी स्टैटिस्टिक्स होती है, पूरा स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखा होता है कि ये 12%, ये 15%, ये 20%, इससे सारे अंग बिगड़ जाते हैं, इससे ये होता है, इससे वो होता है। तो ये सारी चीजें जो होता है वो एनजीओ बहुत बढ़िया से काम करती है, जो कि आचार्य में एक्चुअली करते हैं वो लोग। तो ये एक ऑप्शन है, ये कर सकते हैं। बिल्कुल सही, यानी इमोशनल काउंसलिंग भी कर सकते हैं कि आगे के उनको इफेक्ट दिखा कर। जैसे कि आपकी महिला समिति है, आप लोग कोई भी हॉस्पिटल भी या फिर कैंसर सेंटर से आप हमारे साथ जुड़ सकती है। अगर आप वॉलंटियरली कोई अच्छा काम कर रहे हैं, वॉलंटियरली आप जुड़ सकती है कि आप बोलेंगे कि सर हफ्ते में, हर हफ्ते जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं, हफ्ते में हम लोग एक बार आएंगे और उनको बैठेंगे और 2 घंटा बैठ के हम जो पेशेंट्स आ रहे होंगे हफ्ते में एक बार, हम उनको काउंसलिंग कर लेंगे। तो वो बहुत अच्छी चीज है, वो भी एक दैट इज आल्सो एन एनजीओ वर्क, हमारा काम भी आसान होता है। बहुत अच्छी गाइडलाइंस दे रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कई सवाल आए हैं अब। ओकेजनली स्मोक करने वाले बॉडी डोनेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कर सकते हैं, ओके। और जो लोग स्मोक नहीं करते हैं उनको भी कैंसर होता है, वो कैसे बचे? बिल्कुल होता है, वो ये बहुत सारी चीजें होता है। कैंसर के जो कॉजेस होते हैं मल्टीफैक्टोरियल होते हैं, मतलब हम स्मोक करने से ही लंग कैंसर होगा ऐसे नहीं बोल सकते। वन ऑफ द रीजंस। हाँ, इट इज वन ऑफ द रीजंस। यू कैन नॉट से कैंसर हैज ओनली वन रीजन। कैंसर इज ए मल्टीफैक्टोरियल डिजीज। मल्टीफैक्टोरियल, जैसे कि मैं अगर आपको मोटा मोटी बताऊं तो हमारा आवर लाइफस्टाइल, आवर फूड हैबिट्स, आवर लिविंग, हम लोग ज्यादा क्या सॉलिटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। जैसे कि अभी बैठे हैं, एसी लगा दिया। गांव में जाते थे तो एसी कभी नहीं लगता था, आंगन में बैठते थे और वही धूप होता था, वही हवा आता था, वही पसीना वही धूप और हवा से सूख जाता था। तो फिर वहीं के बैठ के रोटी खा लेते थे, फिर वहीं पे सो जाते थे। वैसे होता था, उससे क्या होता था, बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ती थी। लेकिन आजकल सोशली इन्फ्लुएंस्ड है हम लोग, अपने स्टेटस को, अपने ईगो को चरम पे लेके चलते हैं, ऊपर लेके चलते हैं। उसके चलते हमारी लाइफस्टाइल ही हमारी बर्बादी का सबसे मुख्य कारण है। तो यही है, एसी चलाना, ये सब भी तो, बंद कमरों में रहना, these are the reasons for cancer also. Yes. अच्छा डॉक्टर साहब, chewing tobacco from last 30 years, can he chew soft? ये हम ये नहीं बोल सकते मुश्किल है, लेकिन जैसे आपने बोला बहुत ही कमाल का और जबरदस्त आत्मविश्वास और विल पावर होना चाहिए। अगर वो सोच के चले तब फिर उनके घर वाले, परिजन, परिवार वाले, उनके बच्चे, उनके बीवी बच्चे जो भी हैं, दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं और उनके साथ डॉक्टर, अगर सब साथ मिलके चले तो फिर संभव है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस लत को छोड़ने में बोलते 2 पॉइंट सबसे ज्यादा है, अपनी इच्छा शक्ति और संगत। 2 चीज का बहुत ध्यान देना जरूरी है। अपना आत्मसंकल्प को छोड़ना है तो छोड़ सकता है, और क्या फिर संगत का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना? जी, उससे बहुत सारी चीजें डेवलप हो सकती है। जैसे कि आप उनको ये बताएं
कि एक्सरसाइज, सपोज मैं चल नहीं रहा था, मैं कुछ दिन से वॉक पे नहीं जा रहा था, लेकिन जब वॉक पे जाने लगा तो वॉक के बाद आपको जो रिलैक्सेशन फील होता है, आपकी जितने भी कैलोरीज बर्न होते हैं, उसके बाद आपको अच्छी भूख लगती है। तो ये सारी चीजें आप उनके साथ करें, तभी जाके उनको वो एक डेमोन्स्ट्रेशन दे, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, कि चलिए आज उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना, चलिए आज थोड़ा सा वॉक पे चलते। तो वॉक पे चल के आने के बाद अगर एक नींबू पानी, एक नींबू का शरबत पिलाएंगे, थोड़ा सा पसीना निकल जाएगा, देन आप उनको फिर वो दिखाइए, उनको एक वॉच दीजिए, स्मार्ट वॉच दीजिए, जिसमें कि वो अपना कैलोरी बर्न होते हुए देखे। तो ये सारे छोटे छोटे जो पॉइंट्स है, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने से वो आप हर दिन अगर आप उनका इंटरेस्टिंग वे में उनको समझाएंगे तो डेफिनेटली कुछ तो इफेक्ट जरूर पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी कोशिशें कर सकते। ठीक है डॉक्टर साहब, अब जो बहनें रेज हैंड कर रखी हैं उनके सवाल ले लें। माला चंदक जी। रूबी जी, हाँ, एक तो मुक्ता जी का है और हाँ, एक हमारी नमिता जी कुछ पूछना चाह रही थी। बस 2-3 बहनों को ही हम लेते हैं, हाँ। लेट हो जाएगा जिन्होंने अभी तक बोला है ना। रेज हैंड के बहनों। हाँ, हेलो, मैं मुक्ता चांडक हूँ बिस्रा शाखा से। मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल, मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैडम, आ रही है मुक्ता जी। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड लास्ट 30 ईयर से टोबैको च्यू करते हैं, लेकिन अभी लास्ट मंथ उनको मैंने 2 ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाया था कि क्या सेफ है कि नहीं है अंदर सब कुछ। तो उन्होंने बताया, एक डॉक्टर साहब ने, कलकत्ता के डॉक्टर साहब ने, कि ये ल्यूकेरिया हो गया है। तो वो ल्यूकेरिया नहीं मैडम, वो ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं उसको, वो ल्यूकोप्लेकिया हुआ होगा। हाँ, बताइए। तो क्या ये कितना सेफ है या कितना इससे मतलब हम लोगों को डेंजरस है ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। और हम लोग क्या सेफ साइड चल सकते हैं? जी, सबसे पहले मैडम आपको नमस्कार। ये नमस्कार जी। ल्यूकोप्लेकिया जो होता है वो एक लक्षण है, दैट इज अ प्री मैलिग्नेंट लीजन। अगर हम उसको कैंसर के टर्म्स में बोलें, दैट इज कॉल्ड एज अ प्री मैलिग्नेंट लीजन। प्री मैलिग्नेंट मतलब मैलिग्नेंसी आने से पहले का वार्निंग साइन है। मतलब अब बस हो गया, इसके आगे और नहीं करना है। अगर करना है करेंगे तो कभी भी आने के चांसेस हैं, अभी तो नहीं आया है। ये सेफ साइड है। अगर आप बिल्कुल अभी पूरा बंद कर दे रहे हैं तो ये चला जाएगा, अगर बंद नहीं करे तो यहाँ से ये गेट खुल गया कि उसी जगह पे जहां पे आपको पैच हुआ है वहीं पे धीरे धीरे करके अल्सर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बावजूद क्या होता है, उसके बाद होता है सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस बोलते हैं। जितना आप गुटखा, खैनी या फिर तंबाकू जितना भी ले रहे हैं ना, उससे क्या होता है, हमारे मसल्स में जकड़न आ जाती है, सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस बोलते हैं उसको, जिससे मुंह का खुलना भी पहले होता है ल्यूकोप्लेकिया, उसके बाद होता है एसएमएफ। एसएमएफ जो होता है उसको सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस बोलते हैं। उसमें आप मुंह को, जबान को नहीं खोल सकते अच्छे से, जैसे हम ऐसे खोल रहे हैं, ऐसे करके आधा खुलेगा, तो वो है दूसरा लक्षण। तो वहां तक पहुंचने से पहले ही सुधर जाएं तो ज्यादा अच्छा है। तो वो जकड़न को फिर बंद करने के लिए तो मतलब सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि टोबैको, ये जो टोबैको वगैरह अभी तो च्यू करना बंद कर दिया है, तो उसके बदले में सौंफ वगैरह खाने से सेफ साइड रहेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सौंफ दे सकते हैं आप, सौंफ दे सकते हैं, सौंफ दे सकते हैं। आप नॉर्मल च्युइंगम भी, आपको हर्बल च्युइंगम्स जो आते हैं वो भी चबा सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं। हर्बल च्युइंगम कौन से हैं सर? और एक खास बात और भी है कि मतलब शुगर के पेशेंट हैं। अच्छा, तो फिर आप उनको सौंफ ही दीजिए, सौंफ और सौंफ ही दीजिए, सौंफ मिश्री ही दीजिए थोड़ा सा, वही करिए। तो ये पास जैसा कुछ पैकेट च्यू कर सकते हैं? आता है वो, जिसमें नॉन स्मोकर, जिसमें कि स्मोकिंग का कोई भी कॉशन, वार्निंग कॉशन नहीं होता है, जैसे पास आता है उसमें स्मोकिंग के कोई भी कॉशंस नहीं होते टोबैको, बिकॉज वो टोबैको से बना नहीं होता है, तो वो दे सकते हैं। इसमें सौंफ होता है, वो चबा सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। सर और एक लास्ट क्वेश्चन था, मतलब एक डॉक्टर ने कहा कि इसको अगर हम लोग ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा इसको, अदरवाइज ये बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते, तो क्या ऑपरेशन क्या सेफ साइड होगा? नहीं, कितना बड़ा हुआ है वो आपके डॉक्टर से आप जरूर दिखाएं। मतलब उन्होंने सारे टेस्ट किए लेकिन बोला अभी बिल्कुल माइनर है। तो क्यों निकालना, आप कुछ निकालने की जरूरत नहीं है उसमें। आप सिर्फ एक स्क्रैप साइटोलॉजी, एक टेस्ट होता है स्क्रैप साइटोलॉजी बोलते हैं, वो हुआ था सर। हाँ, उसमें अगर नेगेटिव है तो निकालने की क्या जरूरत है, अननेसेसरी स्किन को क्यों खराब करना, नहीं निकालना है, बिल्कुल नहीं।
नहीं, बस सेफ रहना है और बिल्कुल नहीं लेना। बस उसको निकालना नहीं है, उसको कुछ करना नहीं है, उसको आप छोड़ दें, पूरा ठीक से करें, गर्म पानी, नमक और फिर जो बेकिंग सोडा होता है, जो बेकिंग सोडा हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, छोटा सा चुटकी भर, उसको मिला के कुला करें। नॉन अल्कोहलिक जो हमारा ये होता है, क्या बोलते हैं, कूला का दवाई होता है, क्लोरहेक्सिन, उससे आप गार्गलिंग करें, बस खत्म। बीटाडिन से गार्गलिंग कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नमिता जी, आपका सवाल रखें। हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं असम से हूँ। At times, doctor, we have seen people who we know are either drug addicts or who are boozers, but they don't accept. In that case, if we come to know कि उनको rehab की जरूरत है, do rehab centers accept them if we take them forcibly? Yes, rehab centers don't take them forcibly. We have to, first of all, we have to take them forcibly in that case. Yeah, we have to take at least one consent, one signature is needed, because otherwise it is again coming under the Human Rights Violation Act. So that is one thing that I had doubt about. Because we have many orders in our society. बहुत सारे laws है हमारे इंडिया में, so कोई भी अच्छा चीज पे फिर उसके ऊपर आ जाता है. So at times we notice these people need, but we cannot help that. तभी मुझे लगा can we take them forcibly, क्योंकि centers होते हैं सब towns में, but again thing is that first of all the family plays a very important role in this case. डॉक्टर का ज्यादा रोल नहीं है इसमें, फैमिली का ज्यादा रोल है. फर्स्ट ऑफ ऑल द नियर एंड डियर हैज टू गिव देम टू थिंग्स, एश्योरेंस एंड रीएश्योरेंस. एश्योरेंस दैट वी आर देयर, रीएश्योरेंस दैट वी आर ऑलवेज देयर. ये दो चीज. people who don't have the acceptance also, they will never, they don't admit. आप उनको रिहैब नहीं बोल सकते. मैं भी देखा हूं ऐसे लोगों को जिनको कि इवन आई हैव, दे आर वेरी लाइक नियर एंड डियर टू मी. उनको अगर बोलेंगे चलिए रिहैब चलते, नो, दे विल गेट एंग्री. Why you are telling me rehab? I am not a diseased person. Okay, so we can tell that let's for change of a mood, let's go for a let's go to a resort. अभी बाहर बहुत सारे resorts है जिसमें कि resorts में भी resort oriented treatments भी चलते हैं. The positive way of taking it. Yeah. So like that we can. Thank you so much. Thank you for this clarification, doctor. Thank you. मधु जी, केवल एक हैंड राइज है, सिर्फ हम इनका क्वेश्चन लेते हैं, फिर बहुत लेट हो रहा है. हाँ मनीषा जी, आप अनम्यूट कीजिए. अपना सवाल पूछिए मनीषा जी. मैम सबको राधे राधे. राधे. सर मैं पूछना चाहती हूँ, अगर किसी को तंबाकू खाने की लत है तो उसको हम लोग किस तरह से मतलब छुड़ा सकते हैं? ये बहुत गंदी हैबिट है सर. जी मैडम, यही अभी यही क्वेश्चन आंसर में यही चल रहा था कि कैसे छुड़ाना है. सबसे पहले हम देख सकते हैं कि कितने दिन से जो व्यक्ति है वो तंबाकू ले रहा है. एक होता है कोई 1 साल से ले रहा होगा तो उसको बातचीत करके या फिर कोई एफर्ट दिखा के छुड़ा सकते हैं. कोई 2-3 साल से ले रहा तो वो अलग चीज है. लेकिन कोई अगर 20-30 साल से ले रहा तो हम अचानक से उसको छुड़ाने के लिए नहीं बोल सकते, छोड़ भी नहीं सकते. तो उसको पहले फैमिली का सपोर्ट चाहिए कि हाँ आप कोशिश करें, हम आपके साथ हैं. ये एश्योरेंस की बहुत जरूरत होती है, रीएश्योरेंस. आप कुछ भी हो जाए फिर वो बोलेंगे. ऐसे जो भी एडिक्टेड होते हैं वो हमेशा दूसरों का एग्जांपल देंगे कि उसने तो, वो पड़ोसी तो खा रहे थे, शर्मा जी तो खा रहे थे, उनको तो कैंसर नहीं हो रहा है, तो तुम मुझे क्यों बता रहे हो मुझे ही कैंसर हो जाएगा. लेकिन फिर आप उनको दूसरे व्यक्तियों का उदाहरण दें कि हर पर्सन के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है या फिर हमारा जो ऑर्गन्स होता है, सिस्टम होता है, हर किसी का डिफरेंट वे में वर्क करता है. किसी को 2 पैक शराब से नशा चढ़ता है, किसी को 10 पैक शराब से नशा चढ़ता है, कोई 1 साल सिगरेट पी के कैंसर हो जाता है, कोई 50 साल सिगरेट पी के भी कैंसर नहीं होता. तो ये चीज तो हमको चांस ही क्यों लेना है, उस बेसिस पे हम उनको समझाना है. हमको कोई भी चीज, अगर हम सिगरेट ले रहे हैं तो डेफिनेटली हम अपने मौत को न्योता दे ही रहे हैं, चाहे 1% भी हो, चाहे 2% भी हो, चाहे 50% हो. तो ये सब चीजों में हम पढ़ना ही क्यों? अगर ये सब आप घर की काउंसलिंग के बाद फिर आप डॉक्टर का सहारा लेना है कि सर अगर हम लोग समझाएं उसको कि आप इसको छोड़ दीजिए, अच्छा चीज नहीं है तंबाकू, जो आप खाते खैनी होता है जो, तो बहुत खराब चीज है, अंदर में जाके बहुत मतलब खराब रिएक्शन होते हैं उसके.
तो उसको मतलब किस तरह से, कोई ऐसा कुछ मेडिसिन है क्या उसको हम लोग दे कि वो हाँ, छोड़ दे उसके लिए नहीं, आप घर में नहीं दे सकते, उसके लिए ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है। डी एडिक्शन करने के लिए डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं और साइकेट्रिस्ट होते हैं। आप डी एडिक्शन सेंटर्स के मेडिकल ऑफिसर के पास आपको जाना होता है। वहाँ वो डॉक्टर की तरह बात नहीं करेंगे, वहाँ वो जिनको एडिक्टेड होता है उनके साथ एक फ्रेंड, एक मित्र की तरह बात करेंगे, मित्र की तरह उनके साथ बात करते रहेंगे। वो लंबा सेशन होता है उनके साथ, लाइक एक हफ्ते में 3-4 सेशन करना होता है, जैसे कि 1-1 घंटे का सेशन। वो नॉर्मल बातचीत चलते रहेगी, आपको कब से आदत हुई, घर में कौन कौन है, ऐसे एक स्टोरी की तरह, एक कन्वर्सेशन की तरह चलेगा। तब जाके एक आदमी को कॉन्फिडेंस आएगा अपनी सारी बातें उनके सामने खोल के रखे। हाँ, तो वैसे करके फिर वो आपको बताएंगे कि मैडम कि सर आपको इस जगह पे दवाई की जरूरत है, पहले 2 महीने दवाई की जरूरत नहीं है, अगर नहीं कम हो रहा है देन हम स्टार्ट करेंगे दवाई की। जब दवाइयाँ देते हैं तो दवाई के बहुत सारे इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स होते हैं जिनको परिवार वालों को जानना बहुत जरूरी है, और आपको उसके बाद उसको ख्याल करने का बहुत जरूरी है। जी सर वही हम लोग कोशिश करेंगे, जो भी तंबाकू सेवन करते हैं उन लोगों को हम लोग यही एडवाइस दें कि ये लोग मतलब पॉइजन खा रहे एक तरह से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे। लेकिन सबसे पहले एडवाइस यही रहेगा कि अभी आप लोगों ने जितना क्वेश्चन पूछा, तो हम अपनी तरफ से ही पहले उतना एजुकेटेड हो जाएं कि हम ये सारे लक्षण पहचान सकें। अभी अगर घर में हम अपने मोबाइल पे देख रहे हैं तो तंबाकू के बहुत सारे लक्षण है, बहुत सारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, बहुत सारे बड़े बड़े जगहों पे रिसर्च तंबाकू की लत सर ऐसी है ना कि वो नहीं खाएगा तो उसको प्रेशर नहीं होता है, उसको खाना ही है। ये बहाने हैं, ये सारे बहाने हैं। और इनको अगर प्रेशर नहीं हो रहा है तो दूध पिए, गर्म दूध ही पी ले, उसमें तो प्रेशर आ जाएगा। तो ये सारी चीजों को तो रात में अगर गर्म दूध पिएंगे तो सुबह आराम से प्रेशर आएगा। तो ये तो बहुत पुरानी बात है, ये नई बात कोई है ही नहीं इसमें। जी सर, लेकिन बहुत जेंट्स ऐसे बहाने करते हैं, नहीं मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा तो मेरे को प्रेशर नहीं होगा, मेरे को मतलब पेट क्लियर नहीं होगा, थोड़ा सा खाना ही है। चलिए माधु जी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब लगता है हमने सेशन समाप्ति की ओर बढ़ना चाहिए। हाँ सुशीला, रूबी जी को बुला ले क्या? जी धन्यवाद ज्ञापन अंजू जी। हाँ रूबी जी को बुलाइए, पहले समरी करेंगे उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन। रूबी जी को मैं बोली तो हूँ ऑन करने, वीडियो भी उनका हाँ मैं ऑन हूँ दीदी। ऑन कर लिए, रेज हैंड कीजिए ना। हाँ करती हूँ। यस, अब रूबी जी आप कार्यक्रम की थोड़ी समरी बहनों को देंगी तो फिर से एक बार रिकॉल हो जाएगा प्रोग्राम। जी दीदी एकदम। स्टार्ट करूं दीदी? हाँ रूबी करिए। जी, मैं राष्ट्र की रक्तदान सखी रूबी जी आप सभी को अपना राधे राधे कहना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं मधु जी को सभी का अभिनंदन, मधु जी के बारे में कहूंगी, उन्होंने सभी का अभिनंदन किया। उसके बाद पूनम जी ने बहुत सुंदर तरीके से गणेश वंदना और ओम का उच्चारण किया, और सबसे अच्छी बात यह रही कि उन्होंने आज मारवाड़ी में कहा, तो ये उनके हम लोगों के लिए बहुत गर्व है। उसके बाद हमारी राष्ट्रीय नेत्र अंगदान देहदान प्रमुख सुशीला दीदी ने सभी का स्वागत किया, और देहदान सखी राजकुमारी दीदी ने डॉक्टर सरोज दास जी का परिचय पत्र दिया। आज 31 मई नो टोबैको डे के उपलक्ष्य में आज डॉक्टर सरोज दास हमारे बीच बहुत सुंदर तरीके से हमें बता रहे हैं कि कैसे तंबाकू निषेध करना चाहिए, और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। किस तरह हम आज की थीम है प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तंबाकू के विषय में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, खैनी, सिगरेट, यह मेन है तंबाकू के 4 चीज। इसके अलावा रूरल में 43% मेल लोग वो 10 साल से लेकर और ऊंची उम्र तक, और अर्बन एरिया में 5% फीमेल और 11% मेल। ये है तंबाकू के परसेंटेज के। इसके अलावा 200 मिलियन 2 करोड़ तंबाकू लोग पूरी दुनिया में ले रहे हैं। 8 लाख से ज्यादा मौत हो रही है पूरी दुनिया में तंबाकू को लेकर। तंबाकू के अंदर 4000 से ज्यादा रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं, और अलग अलग तरह के अभी मार्केट में तंबाकू ये सिगरेट के तरीके आ गए हैं, फॉर्मेंट, पेन, फिल्टर, डिफरेंट फ्लेवर्स। इससे जो यूथ मास है हमारा
वो प्रभावित होकर सिगरेट पीने लग गया है और इसके द्वारा हमारे अंगों पर भी बहुत इफेक्ट होता है। इस अंग में जीभ, बोरल, लंग्स, स्टमक, यूरिनरी ब्लैडर, ब्रेन को इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले हमारे ब्रेन को इफेक्ट होता है, उसके बाद माउथ में, लंग्स में, स्किन में और उसके बाद हमारे दिल को इफेक्ट करता है। इससे हमारे शरीर में हमारे जो बीपी होती है, अप डाउन होती है, ब्लड प्रेशर और हमारी जो झिल्लियां हैं उसके वजह से सारे बॉडी के ऑर्गन्स को में इफेक्ट हो जाती है। सबसे बड़ी बात 4000 बच्चों को अभी दिल्ली में 4000 बच्चों को लेकर सिगरेट और तंबाकू के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है और उसमें 10 बच्चों में तंबाकू के गुण पाए गए हैं और इस सब के कारण थायराइड भी बॉडी में बढ़ जाता है। थायराइड के बढ़ने से बॉडी के जो अभी जो यूथ मास है उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है, एडल्टेशन पर भी बहुत इफेक्ट होता है। जो गर्ल्स है उनका मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स भी आता है और जो बॉयज हैं उनके भी जो एडल्टेशन है उसमें भी कमियां आ जाती है। तो ये सब थायराइड से रिलेटेड होता है और थायराइड का रिलेटेड है तंबाकू। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना, डॉक्टर सर ने कहा हमें बहुत अच्छा लगा कि जो गर्भवती महिलाएं हैं जो स्मोक करती है, सिगरेट का सेवन करती है, उससे वजह से उनकी बेबी प्री मैच्योर भी हो सकती है और उनमें लो बर्थ की भी संभावनाएं ज्यादा होती है। लो बर्थ में 1 kg या 1.5 kg के बच्चे होंगे, इससे बच्चों की जान का भी खतरा है। और यूथ मास में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो आजकल के यूथ मास है उन लोग लिविंग रिलेशंस में भी रहने लग गए, इतने सिगरेट पीते हैं, उससे उनके सेक्सुअल पावर में भी, इनफर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम आई और बच्चे भी शायद एबनॉर्मल्स पैदा हो सकते हैं और उनकी इनफर्टिलिटी पावर भी कम हो जाती है। 20% सिगरेट, 40% बीड़ी और 40% गुटखा और पान मसाला पूरी दुनिया में चल रहा है। यह सारे मिलाकर 100% होते हैं। और इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां जो गवर्नमेंट को उनसे पैसे मिल रहे हैं, गवर्नमेंट उनको बंद क्यों नहीं कर रही है, इसका सवाल, क्वेश्चन आंसर हमारे मन में चल रहा है। कन्हैया ग्रुप्स, ITC, गोपाल जी वगैरह वगैरह बड़ी बड़ी कंपनियां। पूरी भारत में हमारे देश का गुटखा में 3rd रैंक है और कंज्यूमर में भी 3rd रैंक है और एक्सपोर्ट जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें 6 नंबर में हमारी भारत है, हमारी भारत माता आती है। इसके अलावा स्मोकिंग को हम कैसे कर सकते हैं ठीक? वी शुड रिप्लेस टू चेंज ग्लास ऑफ जूस। जो आजकल के IT बच्चे हैं वो जो सुबह मॉर्निंग में जाते हैं, उन लोगों को सिगरेट और चाय ना पीकर उसके बदले 1 ग्लास जूस पीना चाहिए, उससे शायद स्मोक का कुछ कम होगा। स्मोकिंग टेक लाइफ और सिगरेट पीने से जिंदगियां भी खराब होती है। सिगरेट बर्न इन योर पॉकेट्स, जो सर ने कहा, बहुत अच्छी बात कही। तो इसीलिए सिगरेट को धीरे धीरे करना चाहिए। स्मोकिंग किल नॉट ऑल्सो थ्रिल्स। ट्रिक्स, अब हमें ये उन्होंने कहा कि कैसे कर ट्रिक्स करना चाहिए ताकि सिगरेट की कमी हो। तो सोशल मीडिया के द्वारा शराब और सिगरेट का सेवन जो किया जा रहा है टीवी में, उससे भी बच्चे बहुत क्या अट्रैक्ट होते हैं और सिगरेट पीते हैं। इवन मैं बच्चों के लिए भी नहीं बोलूंगी सर, मैं ये बोलना चाहूंगी कि आजकल की लेडीज लोग भी वो सब देखकर यूथ बहुत अट्रैक्टिव हो रहा और करते हैं। बड़े बड़े पार्टी और शराब में सिगरेट का निषेध होना बहुत जरूरी है। ये भी एक माध्यम है सिगरेट भरने का। गिफ्ट के रूप में जो हम लोग लेते हैं वो भी बंद करना चाहिए। ई सिगरेट्स का जो चलन है उसे भी गवर्नमेंट को कहकर बंद करवाना चाहिए। इसके रुकाव के लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, वजन कम करने चाहिए, फल और सब्जियां खानी चाहिए। इससे समाज आगे बढ़ेगा और तभी हमारे एक स्वस्थ समाज की उन्नति होगी। स्मोकलेस भी सिगरेट होते हैं। सिम्टम्स क्या है? अगर जो सिगरेट कंटिन्यू पीते हैं, हमें जो सुशला दीदी ने हमारी कहा कि इस उम्र में भी हमारे कैसे बच्चों को, जो छोटे बच्चों को रोका जाए या बड़ों का, तो उसका सिम्टम ये है: गला सूखना, पसीना आना, बीपी का अप डाउन होना। सबसे बड़ी बात, मनोचिकित्सक से उनका काउंसलिंग करवाना। इस तरीके से हम नुक्कड़ शो भी कर सकते हैं सिगरेट को बचाने के लिए।
नुक्कड़ नाटिका कर सकते हैं, टीवी के माध्यम के द्वारा भी हम कर सकते हैं, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और जगह जगह बैनर होर्डिंग्स लगाकर भी हम सिगरेट का निषेध, तंबाकू निषेध के ऊपर काम कर सकते हैं और लोगों में जागरूकता पैदा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे यह लगी कि सबसे जरूरी है मनोचिकित्सा। ऐसा नहीं है कि हम दवाइयां लेकर ही, डॉक्टर सर ने कहा कि दवाइयां लेकर ही हम इलाज कर सकते हैं, हम मनोचिकित्सक द्वारा भी पेशेंट का इलाज कर सकते हैं। माइक्रोटेप टेबलेट्स का भी जो यूज किया जा रहा है वो ले सकते हैं, वो भी एक जरिया है शराब छुड़ाने का। इस तरह मैं कहना चाहूंगी कि हम डॉक्टर सर ने हमें बहुत ही सुंदर तरीके से आज तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर सरोज ने बताया, और इस तरह हम समाज का उत्थान कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रिवी। एक इम्पोर्टेंट बात रह गई, डॉक्टर साहब ने हमें हमारी सजगता की तरफ ध्यान दिलाया है कि जहाँ भी कैंसर इंस्टीट्यूट है उनके साथ मिलकर हम एनजीओ अपनी भूमिका निभा सकते हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं। तो इसका प्रचार भी हमें अपने एनजीओ में करना है। इसको आप पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके दीदी, ओके ओके। धन्यवाद रूबी। अब मैं हमारी अंजू जी से अनुरोध करती हूँ, हमारी आज की अंतिम कड़ी धन्यवाद ज्ञापन की तरफ हम बढ़ते हैं। अंजू जी मित्तल। एक मिनट, है कि नहीं देख। अंजू जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। मैं राष्ट्रीय प्रकल्प रक्त नेत्र देह एवं रक्तदान मीडिया प्रभारी अंजू मित्तल आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद ज्ञापन से पहले मुझे लगता है हमें सर से बहुत ही जल्दी दूसरा सेशन लेना पड़ेगा। जितनी ज्ञान भरी बातें कुछ इन्होंने कही है, कुछ दिमाग में है, कुछ निकल गया, और लेकिन कुछ और भी भरना है। धन्यवाद देने की निभा रही हूँ परंपरा। आप सभी की उपस्थिति से जूम सभा सजा। घर में बैठे हुए ही ज्ञानियों का संग मिला, अंगों को तंदुरुस्त रखने का मार्गदर्शन पाया। मैं आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर सरोज कुमार दास जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर हमें बेहद ही जरूरी जानकारी दी। हमारे आज के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती नीरा जी बथवाल जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिनका स्नेह हमें सदैव ही मिलता है। सभी राष्ट्रीय व प्रांतीय पदाधिकारी गणों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। शाखाओं से उपस्थित सभी बहनों को धन्यवाद देती हूँ। जूम सभा में उपस्थित सभी महानुभावों को धन्यवाद देती हूँ। साथ ही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से आज के वेबिनार में सहयोग देने वाले सभी महानुभावों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आज के सेशन से किसी 2-4 बहनों को भी यदि फायदा होता है या 2-4 व्यक्तियों को भी हम फायदा पहुंचाने में सक्षम रहेंगे तो हमारा आज का ये सेशन हम सफल मानेंगे। धन्यवाद।